नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एकदम बढ़िया से इस पूरे एक्ट को फिनिश करेंगे। एक लगभग आज का जो अपना क्लास है 1.5 घंटे के आसपास चलेगा। 6:50 तक आपका क्लास कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1.5 घंटे के अंदर एकदम बढ़िया से डिटेल में हौले हौले पूरा रिवीजन यहाँ पर नेगोशिएबल का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलो सबसे पहले समझते हैं सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है। तो देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है सर, पहले तो ये बताइए। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। क्या होता है बोलो बच्चों? इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। और नेगोशिएबल का मतलब होता है कि जो चीज आप एक पर्सन से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को आप ट्रांसफर कर सको, उसे बोला जाता है नेगोशिएबल। क्या बोला जाता है बोलो? नेगोशिएबल। ओके, अब सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब हुआ? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब हुआ ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो फ्रीली, फ्रीली का मतलब होता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आप यहां पर ट्रांसफर कर सकते हो। एक तो बाय डिलीवरी कर सकते हो, या दूसरा एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी कर सकते हो। क्या कर सकते हो बोलो? एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी कर सकते हो सर, इसे बोला जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सर मुझे एक बात बताइए, इसका कोई एक आधा एग्जाम्पल दोगे तो हमको मजा आएगा सर। तो देखो मैं अगर बात करूं आपके साथ, मान लो मैं यहां पर बात करूंगा प्रियांशु के बारे में, और यहां पर कौन है बच्चों? और यहां पर है राहुल। मान लो राहुल ने क्या किया, गुड्स बेचा प्रियांशु को। अब प्रियांशु कहता है राहुल आई एम ब्रोक। ब्रोक का मतलब ब्रेकअप नहीं हुआ, ब्रोक का मतलब होता है मेरे पास पैसा नहीं है अभी। तो राहुल कहता है कोई बात नहीं प्रियांशु, तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, तुम मुझे क्या दे दो, तुम मुझे एक ऐसा डॉक्यूमेंट दे दो जिसके ऊपर तुम मुझे लिख के दे रहे हो कि जैसे ही तुम्हारी 1 तारीख को सैलरी आएंगे ना, तुम मुझे क्या दोगे, तुम मुझे पैसा दोगे करके। समझ रहे बात को? तो ये जो डॉक्यूमेंट यहां पर बना के दिया किसने? प्रियांशु ने। किसको? राहुल को। इसे बोला जाएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि मान लो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके ऊपर 5,000 रुपए देने का वादा किया था। अब राहुल ने मान लो किसी ना किसी व्यक्ति से माल खरीदा होगा प्रियांशु को बेचने के लिए, मान लीजिए रवि से खरीदा। तो राहुल ये डॉक्यूमेंट को अगर रवि को ट्रांसफर कर पाता है तो मैं बोलूंगा इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? नेगोशिएबल मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आप ट्रांसफर कर पा रहे हो, एक तो मात्र डिलीवरी से करो। अब आप लोगों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ लिया होगा, तो डिलीवरी का मतलब आपको पता होता है कि जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पोजीशन ट्रांसफर होता है उसे डिलीवरी कहा जाता है। जैसे ये फोन है, मैंने ये फोन आपको दे दिया बच्चों, तो इसे डिलीवरी कहा जाएगा। और दूसरा होता है एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी का मतलब होता है, एंडोर्समेंट का मतलब होता है साइन करना। क्या करना बोलो? साइन प्लस डिलीवरी करना। मतलब कहीं कहीं पर क्या होता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दे दो तो हम लोग बोलेंगे डिलीवर हो गया या ट्रांसफर हो गया। पर कई कभी कभार ट्रांसफर करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन और फिर उसको डिलीवर करना पड़ेगा। ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। अब कौन से केस में क्या होता है ये हम लोग आने वाले समय में पढ़ेंगे। फिर भी आपको पता होगा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में ये होता है और बेयरर इंस्ट्रूमेंट में डिलीवरी होती है करके। अब ये सब क्या है अगर आपको नहीं पता तो दिमाग मत लगाओ, मतलब कोई अगर फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा है तो अभी आप शांति से सुनते रहो, आपको सारी चीजें धीरे 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 आखिरी तक पूरी बढ़िया से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया सर, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फ्रीली, फ्रीली मतलब विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ट्रांसफर हो सके दो तरीके से, एक तो डिलीवरी करके या एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी करके। क्या कर कहा मैंने बोलो? डिलीवरी करके या एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी करके। तो उस सिचुएशन के अंदर हम लोग बोलेंगे सर इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो बच्चों? इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। समझ पा रहे हैं क्या आप बात को? बोलो ना, क्या आप लोग इस बात को, सारे लोग इतनी बातें समझ में आई कि आप लोगों को एकदम क्लियर है? अब देखो, द प्रॉपर्टी इन सच इंस्ट्रूमेंट टू पास टू बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर अ वैल्यू। मतलब देखो क्या बोला है यहां पर, अगर आप यहां पर देखोगे ना तो सर अपने केस के अंदर क्या हुआ था, राहुल ने ये जो इंस्ट्रूमेंट रिसीव किया था 5,000 रुपए के बदले में रिसीव किया था। समझे? मतलब राहुल ने यहां पर जेन्युइनली गुड सप्लाई किया। बोनाफाइड, बोनाफाइड मतलब जेन्युइन, यहां पर जेन्युइनली उसको फॉर अ वैल्यू उसको यहां पर पैसा मिल रहा है। क्या कहा मैंने बोलो? फॉर अ वैल्यू उसको पैसा यहां पर मिल रहा है, ऐसा इसका मतलब होता है। ठीक है, अब देखो अगला, द एक्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन है ये एक्ट डिफाइन नहीं करता।
ये आपने और मैंने या हम जैसे लोगों ने बच्चों इसको क्या किया है, हम जैसे लोगों ने इसको डिफाइन किया है। क्या किया है बोलो बच्चों, हम जैसे लोगों ने इसको डिफाइन किया। एक्ट इसको डिफाइन करता है क्या, नहीं सर, एक्ट इसको डिफाइन नहीं करता है। इस बात का आपको क्या रखना है बच्चों, ध्यान रखना है। समझ रहे हैं क्या आप बात को? ओके सर। अब देखो अगला, नेक्स्ट। अब अगर हम लोग बात करें आप लोगों के साथ, तो नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा सर। ये अगला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है, लेकिन सेक्शन 13 कहता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ओनली 3 टाइप्स के होते हैं। मतलब जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है ना, वो सिर्फ 3 प्रकार के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इज्जत देता है। जैसे कि वो कहता है 3 प्रकार के, कौन से, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक। समझे क्या? अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट क्या है, ये आपके अकाउंट्स में आपने हल्की फुल्की जानकारी ली होती है। और चेक का मतलब तो सबको पता ही होता है कि बैंक में अकाउंट ओपन होता है तो अपने को चेक बुक मिलता है, तो वो जो चेक्स होते हैं वो भी एक डॉक्यूमेंट होते हैं, एंड इट्स अ काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। जो पेबल हो सकते हैं आइदर टू ऑर्डर और बेयरर। सर ये ऑर्डर बेयरर क्या होता है, ये नीचे आने वाला है। ऑर्डर का मतलब क्या है और बेयरर का मतलब क्या है, तब अपन लोग देखेंगे। पर इनका कहना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना, इनके अलावा भी बहुत से होते हैं। जैसे हुंडीज होता है, ट्रेजरी बिल्स जिसे टी बिल्स बोला जाता है, जो गवर्नमेंट इशू करती है, बेयरर डिबेंचर होते हैं, रेलवे रिसीट्स होती है, डिलीवरी ऑर्डर्स होते हैं, बिल ऑफ लेडिंग होते हैं। ये जो है रेलवे रिसीट, डिलीवरी ऑर्डर्स, बिल ऑफ लेडिंग, ये सोगा वाले जो टॉपिक्स में पढ़ा था, ये सेम एज इट इज वही वाले पॉइंटर्स है। सर ये हुंडी का मतलब क्या होता है, हुंडी का मतलब होता है, देखो एक तो मैं बैंक से लोन ले सकता हूं, और दूसरा मैं जा सकता हूं मनी लेंडर के पास और मैं उससे भी लोन ले सकता हूं। क्या कर सकता हूं बोलो, उससे भी लोन ले सकता हूं। अब मान लो मैंने उससे 2 लाख रुपए का लोन लिया, पर मैंने उससे पैसा नहीं लिया, मैंने उससे चिट्ठी लिया कि वो मुझे वादा कर रहा है 2 लाख रुपए देने का। मैं उस चिट्ठी को किसी दूसरे पर्सन को नेगोशिएट कर पाऊंगा क्या? बिल्कुल कर पाऊंगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है सर। इसे भी, ये भी टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बट इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज्जत नहीं देता, ऐसा इसका मतलब यहां पर लिखा गया है। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या? फटाफट फटाफट जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या, है ना? यस। अब देखो यहां पर, चलो। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मैंने क्या कहा बोलो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है ना, वो 2 प्रकार से पेबल हो सकते हैं। एक तो वो पेबल टू ऑर्डर हो सकते हैं, या दूसरा क्या हो सकता है बोलो, या वो दूसरा पेबल टू बेयरर हो सकते हैं। फिर से रिपीट करूंगा मैं, एक तो वो पेबल टू ऑर्डर हो सकते हैं, या वो पेबल टू बेयरर हो सकते हैं। पेबल टू ऑर्डर हो सकते हैं या वो पेबल टू बेयरर हो सकते हैं। दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है क्या? हाँ सर, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। समझे क्या बात को? चलो आओ ध्यान देना यहां पर। सर पेबल टू बेयरर का मतलब क्या होता है? बेयरर का मतलब होता है जिसके पास डॉक्यूमेंट है वो ओनर है। क्या कहा मैंने बोलो, जिसके पास डॉक्यूमेंट है वो ओनर है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं अगर आपके साथ बात करूं, जैसे देखो अपनी जो बेटा करेंसी होती है, अब करेंसी देखेंगे तो देखो करेंसी के ऊपर यहां पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना? क्या लिखा हुआ है मैं रीड करके बताता हूं। आई प्रोमिस टू पे द बेयरर सम ऑफ 500 रुपीज। इसका मतलब क्या होता है, मैंने ये मतलब बेसिकली जो गवर्नर है आरबीआई का, वो प्रॉमिस कर रहा है कि जिस भी व्यक्ति के पास ये नोट होंगे ना, वो 500 रुपए का मालिक होगा। अब मान लो ये नोट अभी मेरे पास है तो मैं इसका मालिक हूं। अब ये नोट अगर मैंने यहाँ पे गोदवारी देवी को दे दिया, तो ऐसे केस के अंदर मैं क्या बोलूंगा, ये जो देवी जी हमारे क्लास में जो सुन नहीं पा रहे हैं, मैं बोलूंगा वो भी क्या होगा बच्चों, वो यहाँ पर ओनर मानी जाएंगी। क्या? हाँ सर, वो यहाँ पर ओनर मानी जाएंगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो ना जल्दी से। तो इसे बोला जाता है पेबल टू बेयरर। क्या बोला जाता है बोलो, पेबल टू बेयरर। तो बेयरर का मतलब क्या होता है, जिसके पास डॉक्यूमेंट है वो ओनर है, जिसके पास डॉक्यूमेंट है वो ओनर है। तो सर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बेयरर कब बोलेंगे, जब उसके ऊपर लिखा होगा वो एक्सप्रेसली, मतलब उसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट पे लिखा है कि वो बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, या जहां पर लास्ट एंडोर्समेंट, जो आखिरी वाला ट्रांसफर हुआ है ना, वो ब्लैंक हुआ है। ब्लैंक का मतलब होता है कि किसी का नाम नहीं डाला आपने, बस आपने यूं ही किसी को भी ट्रांसफर कर दिया और विदाउट नाम डाले। मतलब बेसिकली आपने लिमिटिंग फैक्टर नहीं लगाया कि आप केवल एक ही पर्सन को पे करोगे, तो उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, उसे अपन लोग बेयरर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, अपन लोग बेयरर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। समझ में आया क्या आपको बातें? अरे बोलो जल्दी से मुझे। यस। अब अगला देखो सर, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, जब इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मैं नाम लिख दूं। क्या नाम लिख दूं, कि इसका जो पैसा है ना वो केवल और केवल इसी पर्सन को मिलेगा।
जैसे मान लो फॉर एग्जांपल राहुल अगर जो गुड्स दिया, प्रियांशु जो डॉक्यूमेंट दे रहा है उसके ऊपर लिख दिया उसने कि मैं 5,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ राहुल को पे करूंगा, तो उस केस के अंदर वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा। या ऐसा भी लिखा जा सकता है कि राहुल या उसके ऑर्डर पर मैं किसी दूसरे पर्सन को दे सकता हूं, तो उसे भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। मतलब क्या कि राहुल अगर उसके अंदर जब रवि का नाम लिखेगा तो रवि के पास राइट आ जाएगा प्रियांशु से 5,000 रुपए क्लेम करने का। पर अगर ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट होता ना, तो राहुल के जगह, मैं कहता हूं राहुल के जगह अंजलि के पास भी आ जाता डॉक्यूमेंट, तो भी अंजलि ओनर बन जाती। क्या? बिल्कुल बिल्कुल बन जाती। बेयरर में क्या होता है, हवा का झोंका आया, डॉक्यूमेंट उड़ के गया, जिसके पास पहुंचा वो ओनर। लेकिन ऐसा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में नहीं होता। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में स्पेसिफाइड पर्सन को ही यहां पर क्या किया जाता है सर, डॉक्यूमेंट से पेमेंट होता है। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में लिखा होता है कि इट इज पेबल टू ऑर्डर, या जब यहां पर एक्सप्रेसली लिखा जाए कि ये पेबल होगा सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड पर्सन को, मतलब उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये केवल और केवल इसी पर्सन को पे होगा, तो उस सिचुएशन के अंदर हम लोग यहां पर कहते हैं कि वो क्या माना जाता है सर, वो यहां पर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। समझे क्या बात को? ओके सर, अगला देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या खास बातें हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में होता है, ओरली नहीं होता सर। इस डॉक्यूमेंट को साइन किया जाता है यहाँ पर सर। ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, दूसरे से तीसरे को। सर इसका जो टाइटल है, ओनरशिप है, वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ फ्री फ्रॉम डिफेक्ट का? मतलब कि मैंने मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर राहुल के पास है, मैं रात में जाता हूँ राहुल के घर पे चोरी करने और वो इंस्ट्रूमेंट को चुरा के लेके आता हूं, क्या उसकी ओनरशिप मेरे पास कभी आएंगी क्या बच्चों? नहीं सर, आपके पास उसकी ओनरशिप कभी नहीं आएंगी। क्या कहा मैंने? बोलो, मेरे पास उसकी ओनरशिप कभी नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट हुआ। क्या? नहीं सर, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट नहीं हुआ। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो टाइटल है ना, वो हमेशा फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए। किसी भी प्रकार की गंदा काम या गलत चीजें हम लोगों ने करना है क्या? नहीं सर, नहीं करना है। अगला सर, आप इसको चाहो तब तक ट्रांसफर कर सकते हो अंटिल पेमेंट। क्या कहा मैंने? बोलो, अंटिल पेमेंट। पेमेंट होने तक आपको चाहिए उतनी मर्तबा आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। फिर से रिपीट करूंगा, पेमेंट, क्या कहा मैंने? बोलो बच्चों, पेमेंट होने तक, पेमेंट होने तक आप इसको चाहे उतनी बार क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। अंटिल पेमेंट का ये भी मतलब होता है अंटिल ड्यू डेट। तो ड्यू डेट आने तक आप चाहे उतनी बार इसको क्या कर सकते हो बच्चों, ट्रांसफर कर सकते हो। अगला, अनकंडीशनल प्रॉमिस या ऑर्डर हो सकता है मनी को पे करने का। प्रॉमिस कब होता है? प्रॉमिसरी नोट के केस में। और ऑर्डर कब होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में। आने वाली जब हम लोग डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर प्रॉमिस यूज किया जाता है और कहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज, और ये दोनों इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या डिफरेंस है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना बच्चों, इसके अंदर सर्टेनिटी होना चाहिए। सर्टेनिटी का मतलब होता है पक्का पक्का, हवा हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। देखो, पक्का पक्का किसका? सम पेबल का। जैसे कि मान लो प्रियांशु ने लिखा था मैं 5,000 रुपए पे करूंगा, ये क्या हुआ? सर्टेनिटी हुआ। प्रियांशु अगर ऐसा लिख देता राहुल भाई जितना मांगेंगे उतना दूंगा, अरे भैया यहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है। टाइम, 1 महीने के बाद पे करूंगा, ये टाइम भी यहाँ पर सर्टेन है कि जो पेमेंट होने वाला है ना वो 1 महीने के बाद होने वाला है। ठीक है ना? और पे, और किसको पेमेंट करना है? राहुल को पेमेंट करना है। ये भी अपने केस में क्या था बच्चों? ये भी अपने केस में क्या था? बोलो बच्चों, सर्टन था। क्या था? सभी लोग बताएंगे, सर्टन था। क्या आपको बातें समझ में आ रही है क्या? बोलिए फटाफट फटाफट जल्दी से, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर क्लियर है ना? तो मैंने क्या कहा आप लोगों को? मैंने ये कहा आप लोगों को कि सर यहां पर हम लोगों ने सर्टिनिटी के बारे में बात किया। सर्टेनिटी 3 प्रकार से चीजों में होती है। पहला, कितना पैसा आपको पे करना है, जैसे कि 5,000 रुपए हम लोग पे करेंगे। दूसरा, टाइम 1 महीने के बाद पे करेंगे। और तीसरा यहाँ पर किसके बारे में बोल के रखा है? पे, मतलब किसको पैसा यहाँ पर पे करेंगे, उसके बारे में आपका फाइनल फाइनल सर्टेनिटी होनी चाहिए। क्या? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। आखिरी में आता है यहाँ पर डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब होता है जब एक इंस्ट्रूमेंट किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो जाता है। क्या हो जाता है? बोलो बच्चों, दे दिया जाता है। जैसे एग्जांपल से प्रियांशु ने राहुल को जब इंस्ट्रूमेंट दे दिया ना, तब जाके उसे डिलीवरी बोला जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट किसके पास चले जाना चाहिए? राहुल के पास चले जाना चाहिए। किसके पास? राहुल के पास चले जाना चाहिए, उसे डिलीवरी बोला जाता है। मतलब फिजिकल ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट को मैं क्या कहता हूं? डिलीवरी कहता हूं। फिर से रिपीट करूंगा, फिजिकल ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट को मैं
क्या कहता हूँ? डिलीवरी कहता हूँ। क्या कहता हूँ बोलो बच्चों? डिलीवरी कहता हूँ। क्या आपको ये बातें क्लियर है क्या? सभी लोग फटाफट जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको ये बातें क्लियर है क्या? सर माइक पास में कीजिए, बीच बीच में आवाज जा रही है। आवाज जा रही है मेरी? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए यार ऐसा। मैं कितना पास में भी रखूं या दूर में भी रखूं, माइक तो माइक है भाई, वो मतलब वो तो आवाज पकड़ेगा ही ना, उसका तो काम ही है आवाज पकड़ना, है ना? हाँ, मुझे नहीं लगता है ऐसा। फिर भी आप बताइए, बाकी बाकी बच्चे बताएंगे। एक जन को प्रॉब्लम हो रहा है या सबको हो रहा है? सर मैं स्पेशल 26 5.0 वाली रिवीजन देख ली है सर। वेरी गुड राहुल, बहुत बढ़िया, एकदम खतरनाक, बहुत ही अच्छी बात है। चलो आगे बढ़े क्या? बोलो जल्दी से मुझे, क्या मैं आगे बढ़ू क्या? सभी लोग, क्या आप लोग हैं रेडी? क्या मैं नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चल सकता हूँ क्या? ठीक है, आ जाओ। चलो ध्यान देना एकदम बढ़िया से। हाँ ओके, चलो आ जाओ सभी लोग, ध्यान देना एकदम बढ़िया से, एकदम अच्छे से फोकस करते हुए चलिएगा, ठीक है? अभी मैं आपके साथ यहाँ पर बात करूंगा कौन से टॉपिक से रिलेटेड, 1 मिनट रुकना। हाँ ओके सर, अब हम लोग यहाँ पर प्रोमिसरी नोट के बारे में पढ़ेंगे, और किस किस के बारे में पढ़ेंगे? प्रोमिसरी नोट के बारे में पढ़ेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे, और चेक के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इन तीनों टॉपिक्स को अब अपने को क्या करना है, इन तीनों टॉपिक्स को अपने को पढ़ते हुए चलना है यहाँ पर, ठीक है? जब मैं प्रोमिसरी नोट को पहले पूरा एक बार पढ़ा दूंगा मैं आपको, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज को पूरा मैं आपको पढ़ा दूंगा, और फिर चेक को एक बारी में मैं आपको पूरा यहाँ पर पढ़ा दूंगा। सर आपने इसको डिफरेंस के फॉर्म में क्यों दिया है? ताकि कल चल के एग्जाम में डिफरेंस आया तो आप डिफरेंस लिख पाए। सर एग्जाम में सिर्फ प्रोमिसी नोट आया तो आप सिर्फ प्रोमिसी नोट के बारे में ये पूरे पॉइंटर्स लिख के आ सकते हैं। भैया आपको देखो, ये होता है बेटा एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब क्या कि पन्ना एक ही है बट उसमें दोनों पर्पस अपने क्या हो गए, सर्व हो गए। समझ गए क्या आप बात को? ठीक है, आइए सर, आओ आओ आओ, चलो 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 सर, सारे लोग ध्यान देंगे। चलो आइए, अब देखो सर, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मीनिंग के बारे में। प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझते हैं, ठीक है ना? तो देखो, प्रोमिसरी नोट में क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में जो बैंक नोट नहीं है या करेंसी नोट नहीं है, जिसमें एक व्यक्ति अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग का मतलब होता है वादा किया, कसम की कसम, कसम से वादा करना, उसे बोला जाता है यहाँ पर अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। साइंड बाय द मेकर टू पे सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन और बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये ऑर्डर या बेयरर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, और हम क्या करेंगे, पैसा पे करेंगे। क्या करेंगे बोलो बच्चों? पैसा यहाँ पर पे करेंगे। समझे क्या आप बात को? ठीक है ना? सारे के सारे लोग एकदम बढ़िया से सुनना, चलो ध्यान देना यहाँ पर, एकदम बढ़िया से मैं आपको एग्जांपल्स देते हुए चलूंगा, और आपको एकदम पूरी पूरी चीजें समझ में आना चालू हो जाएंगे, ठीक है ना? एकदम बढ़िया से स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना। ये कौन हूं बच्चों? ये मैं हूं, और मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है आईजी सर पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड। आईजी सर पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है, ठीक है ना? एक दिन क्या हुआ बेटा, मुकेश भाई अंबानी आए मेरे दुकान पर, और मुकेश भाई अंबानी अपने परिवार के साथ आए बच्चों, और उन्होंने क्या कर लिया, 5,000 रुपए की पानीपुरी खाए। कितने की पानीपुरी खाए बोलो? 5,000 की। सर इतनी कौन खाता है? 4,000 तो बेटा अकेला वो ही खा गया, ठीक है ना? नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है? आइए, अब ऐसे केस के अंदर अब होता क्या है यहाँ पर, मैंने मुकेश भाई से कहा भैया 5,000 रुपए हुए करके। मुकेश भाई ने कहा अरे यार आज एक्चुअली ना मैं कैश भूल गया, है ना? वही अपने दोस्त जो फालतू बहाने देते कि अरे कैश भूल गया, यूपीआई काम नहीं कर रहा, सर्वर डाउन है, बैंक वाला घर पे बैठा है, ये सब चीजें। तो बोले आज थोड़ा सा ये नहीं, एक काम करता हूं मैं तुमको 1 महीने बाद देता हूं, अभी धंधा थोड़ा सा मंदा चल रहा है, मैं 1 महीने बाद तुमको पैसा देता हूं। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे तो आज पैसा चाहिए। मुझे क्या कहा? मैंने बोला मुझे तो आज पैसा चाहिए। तो मुकेश भाई अंबानी कहते एक काम कर लो, मैं तुम्हें ना एक डॉक्यूमेंट बना के देता हूं, एक डॉक्यूमेंट मैं तुम्हें बना के देता हूं, और इस डॉक्यूमेंट में मैं तुमको प्रॉमिस करता हूं पैसा देने का। क्या करता हूं बोलो? प्रॉमिस करता हूं मैं तुमको पैसा देने का। तो देखो, जिसको पैसा देना है, जिसको पैसा देना है वो मुझे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुमको 5,000 रुपए यहां पर पे करूंगा। कब? 1 महीने बाद। कब करूंगा बोलो बच्चों? 1 महीने बाद करूंगा। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं क्या कहूंगा, ये जो हुआ है ना, क्या हुआ है बोलो बच्चों? ये जो हुआ है ना, ये हुआ है क्या, प्रोमिसरी नोट बना है। समझे क्या आप बात को? तो यहां पर जो मुकेश अंबानी ने किया ये है प्रोमिसरी नोट। मतलब देखो, अब अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे तो मस्त से अपने को समझ में आएगा। देखो, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है लिखित में
जिसके अंदर अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। अंडरटेकिंग का मतलब होता है प्रॉमिस। और मुकेश अंबानी देखो साइंड बाय मेकर, मतलब मुकेश अंबानी के द्वारा साइंड है। मेकर कौन है? मुकेश अंबानी है। टू पे सर्टन सम, सर्टन सम कितना था अपने केस में? 5,000 रुपए सर्टन सम था, है ना, ऑफ द मनी ओनली टू द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन। एक तो आईजी सर को पे करेंगे, या आईजे सर अगर ऑर्डर देते हैं कि किसी और पर्सन को पे करना है, तो क्या हम लोग किसी और पर्सन को भी पे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। और टू द बेयरर, अगर ये इंस्ट्रूमेंट को बेयरर के तौर पर बनाया गया, तो जिसके पास भी ये डॉक्यूमेंट होगा, हम उसको क्या देंगे? हम उसको पैसा देंगे। हम उसको क्या देंगे बोलो बच्चों? हम उसको पैसा देंगे। समझे क्या? तो मुकेश अंबानी ने जब सामने से डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें उसने प्रॉमिस किया मुझे पे करने का, तो वो बनने वाला है प्रॉमिसरी नोट। क्या बनने वाला है? प्रॉमिसरी नोट। अब इसमें दो डॉक्यूमेंट होते हैं। एक होता है मेकर बच्चों, मेकर मतलब जो इंस्ट्रूमेंट को बनाता है और जो प्रॉमिस करता है पैसे को पे करने का, ये जनरली डेटर होता है, उसे मेकर बोला जाता है। जैसे अपने केस में मुकेश अंबानी। और पे कौन हुआ यहां पर? पे हुआ यहां पर आईजी सर पे हुए। क्यों आईजी सर पे हुए? क्योंकि जिसको पैसा रिसीव करना होता है वो कौन बनते हैं बोलो बच्चों? वो यहां पर पेई बनते हैं। कौन बनते हैं? सभी लोग बताना जल्दी से मुझे। वो यहां पर पेई बनते हैं। क्या बनते हैं बोलो? पेई बनते हैं। ठीक है, अगला देखो यहां पर नेक्स्ट। सर प्रॉमिसरी नोट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो वही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, ये राइटिंग में होना चाहिए। यहां पर प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस का मतलब होता है यहां पर वादा। सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तो प्रॉमिस और ऑर्डर लिखा था, क्योंकि ऑर्डर आपको यहां पर आने वाला है। प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस टू पे होता है। समझे क्या आप बात को? अगला सर, ये डेफिनाइट और अनकंडीशनल प्रॉमिस होती है। मतलब क्या? ये ऐसा नहीं है कि मेरी इच्छा हुई या मैं पैसा कमाया तो आपको पैसे दूंगा। नहीं नहीं, मुकेश अंबानी क्लियर कट लिख रहा है कि 1 महीने बाद मैं आईजी सर को 5,000 रुपए दूंगा करके। ठीक है ना? फिर इसको साइन किया जाता है मेकर। मेकर मतलब मुकेश अंबानी के द्वारा। सर इसमें केवल और केवल पैसा दिया जा सकता है। मुकेश अंबानी ये नहीं बोल सकता तुम मुझे एक काम करो, गोलगप्पे खिलाओ, मैं तुम्हारे फोन में रिचार्ज मरवाता हूं करके। ये सब नहीं चलेगा भैया। मुझे रोकड़ा चाहिए, हार्ड कैश चाहिए, मुझे बैंक अकाउंट में क्रेडिट चाहिए मेरे। समझ रहे हो बात को? फिर इसके अलावा प्रॉमिस टू पे सर्टन सम। सर्टन सम मतलब मुकेश अंबानी ऐसा भी नहीं बोल सकता जितना चाहो उतना मांग लेना। समझे क्या बात को? है ना, वो ऐसा लोग मीम वगैरह भी बनाते बच्चों, है ना, वो मुकेश अंबानी ऐसे गणपति बप्पा के सामने खड़े और बोल रहे भगवान कुछ चाहिए तो मांग लेना करके। अरे भाई लोग छोड़ते नहीं यार, सही में ना। तो ऐसे इसमें हम देखिए प्रॉमिस टू पे सर्टन सम का मनी होता है कि 5,000 रुपए मतलब 5,000 रुपए। ऐसा नहीं आईजी सर आप आना हमारे घर पर, हम एक पैसों का टब बनाएंगे, आपको उसके अंदर वो पकड़ के ऐसा छोड़ेंगे, फिर जितने आपके हाथ में, जैसे वो चॉकलेट्स वाला गेम होता है, जितने आपके हाथ में पैसे आ गए, 500 के नोट आ गए, उतने आप रख लेना करके। ऐसा नहीं, जितना एग्जैक्ट अमाउंट बोला है 5,000 रुपए ना, केवल और केवल उतना ही यहां पर क्या करेंगे? उतना ही पैसा देने की बात की जाएंगी। सर पे सर्टन होना चाहिए। ऐसा नहीं आईजी सर तो कोई दूसरे, आईजी सर नहीं मिले तो कोई दूसरे सर को पैसा दे देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। पे यहां पर सर्टन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो बच्चों? पे यहां पर सर्टन होना चाहिए। और स्टैम्प्ड का मतलब क्या होता है? आपने स्टैम्प पेपर के ऊपर ये डॉक्यूमेंट बनाना है। ऐसा कोई भी रफ कागज ले लिया आपका, पीछे मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व है, सामने आपने प्रॉमिसरी नोट बना लिया, ऐसा नहीं चलता। ये स्टैम्प पेपर होना चाहिए। गवर्नमेंट के कोर्ट के आसपास मिलते हैं बच्चों ये, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट से जाके आप स्टैम्प पेपर परचेस करोगे और उसके ऊपर आपको क्या बनाना पड़ता है? प्रॉमिसरी नोट बनाना पड़ता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो प्रॉमिसरी नोट है ना, ये है ना कभी बेयरर नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने? बोलो, ये कभी बेयरर नहीं हो सकता। बेयरर केवल उसी गवर्नमेंट ही इसको इशू कर सकती है एज अ करेंसी नोट। समझे क्या बात को? एज अ करेंसी नोट केवल गवर्नमेंट इसको इशू कर सकती है। मतलब प्रॉमिसरी नोट ऑलवेज क्या रहने वाला है? प्रॉमिसरी नोट ऑलवेज ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट रहने वाला है। क्या रहने वाला है? ऑर्डर। मतलब हमेशा प्रॉमिसरी नोट के अंदर सामने वाले पर्सन का नाम लिखा होना चाहिए। अगर सामने वाले पर्सन का नाम मिसिंग है तो ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की जगह बेयरर बन जाएगा। और अगर ये बेयरर बन गया तो उस केस के अंदर ये वैलिड इंस्ट्रूमेंट कहलाया जाता है। क्या? नहीं सर, ये वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाया जाता। क्या आपको ये बातें समझ में आई? क्या बोलो ना, क्या आपको ये बातें समझ में
आई क्या? बोलो ना, बोलो ना। देखो यहाँ पर सर, जैसे देखो प्रॉमिसरी नोट कैसा दिखता है, मुझे डाउट है कि इंस्टीट्यूट कब आपको बोल दे प्रॉमिसरी नोट बनाने के लिए पेपर में, ठीक है ना? तो प्लीज थोड़ा ध्यान से पढ़ो। सर देखो ये प्लेस लिखा जाएगा जहां पर बिल बन रहा है, प्रॉमिसरी नोट बन रहा है। 10 अप्रैल तारीख डालेंगे, अमाउंट डालेंगे। फिर देखो 3 मंथ्स आफ्टर डेट, मतलब 10 अप्रैल से 3 महीने के बाद आई प्रॉमिस शब्द का प्रयोग किया गया, तो समझ जाना प्रॉमिसरी नोट है। टू पे श्री रमेश, मतलब ये पे है जिसको पैसा पे करना है, या उसके ऑर्डर पर किसी दूसरे पर्सन को 10,000 रुपए फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ऐसा कौन कर रहा है? ऐसा यहां पर राम स्टैम्प करके दे रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, राम यहां पर स्टैम्प करके दे रहा है। समझे क्या बात को? अब टू श्री रमेश यहां पर कर देंगे उसका, है ना? ये मेकर, और अच्छा ये ध्यान रखना, ये मेकर नहीं, ये पे ही होना चाहिए यहां पर, ठीक है ना? ऑब्वियस सी बात है, मतलब मेकर तो राम हुआ ना, यहाँ पर राम डॉक्यूमेंट को बनाना है, तो मेकर नहीं आएगा। सर तो फिर आपने गलत क्यों लिखे? मेरा गलत नहीं है भाई, इंस्टीट्यूट का है तुम्हारे, ठीक है ना? तो इंस्टीट्यूट के बुक में भी चेक करोगे तो शायद अब ठीक कर दिया हो करके, पर उस समय तक तो गलत ही दिया था। तो ऐसे केस के अंदर अगर मैं बात करूं ना, तो ये क्या आता है? बोलो बच्चों। सर इस सिचुएशन के अंदर हम लोग बोलेंगे कि ये, बोलो ना, ये क्या बन गया? प्रॉमिसरी नोट इस तरीके से दिखता है। इसकी वर्डिंग देख लो, आई प्रॉमिस टू पे ऐसा लिखा हुआ है। समझे क्या बात को? है ना? आपको प्रॉमिस भी लिखा, फिर नाम भी लिखा, और रुपीस भी लिखा, और एग्जैक्ट डेट तो ऑटोमेटिक आ गई, क्योंकि 10 अप्रैल के 3 महीने बाद के बारे में बात किया, तो सर्टेनिटी भी हो गई क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो गई। समझ में आया क्या? बोलो ना जल्दी से, मुझे समझ में आया क्या? फटाफट फटाफट जल्दी से बताएंगे मुझे। क्या आप सभी लोगों को प्रॉमिसरी नोट क्लियर है? अरे क्लियर है, क्लियर है क्या? बताओ बताओ बताओ। वीडियो पे लाइक क्यों कम है? नहीं नहीं, जो बच्चे, इतने सारे बच्चे लाइव देख रहे हो और आधे ही लाइक किए, पाप लगाएंगे भगवान जी। देख लेना, देख लेना, अटे मारा 1 महीने बाद जो लाइक कर रहा है उसको 5-5 7-7 नंबर, थोड़ा बढ़ाओ क्या, 10 नंबर दे देना। जैसे इस बार ग्रेस नंबर मिले थे कुछ कुछ बच्चों को 10 मार्क्स के, वैसे भगवान जी सितंबर 25 वालों पे भी कृपा रख देना 10 नंबर की, ठीक है ना? आओ 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 आओ, चलिए चलेगा, आगे बढ़ेगा। बोलो ना मुझे, क्या हम लोग यहाँ पर आगे बढ़े क्या नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर? भाई इस बार तो खतरनाक वाले ग्रेस नंबर दिए थे यार, 10-10 नंबर, कुछ कुछ पेपर में तो 10-10 नंबर के ग्रेस दिए, खतरनाक, एकदम मजा ही आ गया देख के, है ना? चलो आओ। हम्म, चले क्या, आगे बढ़े? बोलो, आ जाओ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आइए। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। किसके बारे में? बोलो बच्चों, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप मॉड्यूल आपके पास होंगी तो मॉड्यूल के सीक्वेंस में ही सारी चीजें चल रही है, ठीक है ना? बस इसको प्रेजेंटेशन मैंने थोड़ा सा अनोखा कर दिया ताकि दो, मतलब समझ गए आप बात को, एक तीर दो काम अपने हो जाने चाहिए यहाँ पर, ऐसा, ठीक है? आओ अब बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन पढ़ो, एकदम खतरनाक है ये तो, और मजेदार। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या? इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to a order of certain person or to the bearer of instrument। मतलब देखो यहां पर क्या है, यहां पर है तो पुरानी वाली डेफिनेशन से एग्जैक्टली सेम, लेकिन यहां पर देखो ना कि एक शब्द काफी अलग है, और वो क्या है? अनकंडीशनल ऑर्डर। क्या है बोलो बच्चों? अनकंडीशनल ऑर्डर। आओ मैं अब आपको फिर से एग्जांपल पे लेके आता हूं अपने। मुकेश भाई अंबानी किधर है? मुकेश भाई अंबानी ये रहे, ठीक है? तो देखो सर, केस वही है, 5,000 की पानीपुरी घटक गए अंबानी फैमिली। अब उस केस के अंदर होता क्या है, मैं मुकेश अंबानी से 5,000 मांग रहा हूं, अभी उनके पास है नहीं क्योंकि नंदा अभी मंदा है। तो मैं क्या करता हूं, मुकेश भाई अंबानी को मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं मुकेश भाई अंबानी एक काम करो, सुनो ना, एक काम करो, आप मुझे है ना क्या दे दो, आप मुझे वादा कर दो, प्रॉमिसरी नोट दे दो। मुकेश भाई अंबानी मुझे प्रॉमिसरी नोट भी नहीं दे रहे, तो मैंने कहा आता माझी सटक ली, और मैंने क्या किया, मैंने बच्चों एक प्रॉमिसरी नोट बनाया। समझे आप बात को? मैंने एक प्रॉमिसरी नोट बनाया, तो मैंने जो ये प्रॉमिसरी नोट बनाया ना, वो मैंने नहीं, सॉरी, मैंने प्रॉमिसरी नहीं, मैंने यहां पर एक डॉक्यूमेंट बनाया, मैं ऐसा कहना चाहता हूं। मैंने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा आई ऑर्डर, हाँ क्या बोला मैंने? बोलो, आई ऑर्डर, हाँ आई ऑर्डर मुकेश भाई अंबानी टू पे 5,000 रुपीज आफ्टर 1 मंथ टू मी, ऐसा। मतलब मैंने सर यहां पर एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसके अंदर मैं ऑर्डर दे रहा हूं मुकेश भाई अंबानी को
कि तुम मुझे क्या करोगे, तुम मुझे 1 महीने बाद 5,000 रुपए को पे करोगे। मुकेश भाई अंबानी इसको क्या करेंगे बच्चों, एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करके वो डॉक्यूमेंट किसको दे देंगे, वो डॉक्यूमेंट बोलेंगे जाड़िया को जा देके आजा करके आईजी सर को। समझे क्या बात को? तो फिर क्या होगा, अनंत अंबानी मेरे पास आएगा डॉक्यूमेंट को लेके, क्या कहा मैंने, बोलो, और मुझे क्या कर देगा बच्चों, हैंड ओवर कर देगा, जिसे डिलीवरी बोला जाता है। पर एक बात बताना, इस ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ये ऑर्डर हो सकता है जिसके अंदर आईजी सर लिखा हुआ है, या आईजी सर के ऑर्डर पर किसी और पर्सन को लिखा हुआ है, या अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, है ना, या अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो ये बेयरर भी हो सकता है। बेयरर का मतलब क्या होता है, जो होल्डर है, मतलब जिस भी व्यक्ति के पास ये रहेंगे ना डॉक्यूमेंट, वो क्या माना जाएगा, वो ओनर माना जाएगा। अब देखो मैं बताऊं क्या आपको, मैंने ना एक बार ऐसे ही कुछ एग्जांपल इससे पहले कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लिया होगा, तो भाई एक बच्चा अलग ही गर्म हो गया, ठीक है ना, वो एकदम कमेंट सेक्शन के अंदर, सर वो आप क्या आपकी सातों पुश्तों को खरीद सकता है। मैंने कहा खरीद सकता है, खरीदा क्या, नहीं ना, तो फिर मैं एग्जांपल लूंगा, फिर मैं लूंगा एग्जाम्पल, भाई मुझे लेना है एग्जाम्पल, जो करना है कर लो, ठीक है ना, आओ। अरे भाई मतलब मानते ही नहीं भाई, एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह लो, सीरियस मत हो जाओ, ठीक है ना भाई। कुछ कुछ लोग एकदम खतरनाक हो जाते भाई। एक बार मैंने कुछ तो भी ऐसा ही बोल दिया था, नेपाल वगैरह को हम लोग इतना सारा डोनेशन वगैरह देते हैं करके, तो उनकी जीडीपी हमसे ही चलती है, ऐसा मैंने, अब एक्चुअल में भी वही है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, ये सारे न्यूज आर्टिकल्स वही बोलते हैं। तो न्यूज आर्टिकल्स का बस मैंने मुंह जबानी बोल दिया भाई, शब्द उनके बोल मैं रहा हूं बस, तो भाई तकलीफ हो गई कुछ को। अरे तकलीफ क्या होना है उसके अंदर, जो फैक्ट, ये तो अच्छी बात है ना, इंडिया नेपाल के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तभी तो अपने को वीजा और उनको भी वीजा, ये सब चीजें नहीं लगती है ना, समझे आप बात को, ऐसा ठीक है। पर मानते नहीं लोग भाई, ठीक है ना, चलो हाँ, मुझे भी क्या लेना देना, खैर आओ। चलो अब मैं अगर कहूँ आप आपके साथ, देखो क्या है यहाँ पर, अब बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो राइटिंग में, क्या होता है बोलो बच्चों, राइटिंग में, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, क्या होगा बोलो, अनकंडीशनल ऑर्डर इसके अंदर होता है, जो मेकर, मतलब मैं इसको साइन करूंगा, जहां पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं सर्टन पर्सन, मुकेश भाई अंबानी को, कि तुम सर्टन सम ऑफ मनी 5,000 रुपए को पे करोगे मेरे ऑर्डर पर, एक तो मुझे या जो भी बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसको, क्या कहा मैंने बोलो, बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसको। समझे क्या बात को? ओके अगला। अब देखो इसमें 3 पार्टीज होती है बच्चों। पहला होता है ड्रॉवर जो बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है, दूसरा होता है ड्रॉई जो बिल ऑफ एक्सचेंज को पे करता है, मतलब क्या, जिसको डायरेक्शन दिया जा रहा है अमाउंट को पे करने का, मतलब इसी के ऊपर बिल ड्रॉ किया जाता है, और पे का मतलब होता है जिसको पैसा मिलने वाला है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मैं बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा हूं और मैं मुकेश भाई अंबानी को ऑर्डर दे रहा हूं कि आप 1 महीने बाद एमबी सर को पे करना, तो एमबी सर उस केस के अंदर क्या बन जाएंगे बच्चों, पे ही बन जाएंगे। बट मैं आपको बता दूं कि ड्रॉवर और पे एक हो सकता है, पर ड्रॉई और पे कभी एक नहीं हो सकता। अगर गलती से वो एक हो गए तो बिल ऑफ इंस्ट्रूमेंट या जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो कैंसल हो जाएगा। क्या हो जाएगा सभी लोग बताना, वो कैंसल हो जाएगा। समझ में आया क्या आपको बात है? ओके अगला। अब देखो सर ये राइटिंग में होना चाहिए, यहां पर एक्सप्रेस ऑर्डर होना चाहिए, ये डेफिनेट एंड अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। अब आपको ये सब चीजें पता है कि आपको 10,000 5,000 रुपए पे करना ही पड़ेगा, और अनकंडीशनल मतलब बारिश धूप आंधी तूफान कुछ भी आए आपको पे करना ही पड़ेगा। फिर सर इसको साइन किया जाता है ड्रॉवर के द्वारा। सर यहां पर ऑर्डर होता है टू पे मनी ओनली, आप रिचार्ज मार के नहीं दे सकते। सम सर्टन होता है कि 5,000 बोला तो 5,000 ही चाहिए, जितना चाहिए उतना नहीं होना चाहिए। ड्रॉवर ड्रॉई एंड पे यहां पर सर्टन होते हैं, हालांकि ड्रॉवर और पे एक हो सकता है पर ड्रॉई और पे कभी एक नहीं होता। और इसको आपने क्या करना है बच्चों, इसको आपने स्टैम्प पेपर के ऊपर करना है। किसके ऊपर करना है बोलो बच्चों, स्टैम्प पेपर के ऊपर करना है, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं, ये वाला पॉइंट को पढ़ना आप यहां पर, ठीक है। ऑल 3 पार्टीज मे नॉट बी नेसेसरी 3 डिफरेंट पर्सन, वन कैन प्ले द रोल ऑफ 2 बट देयर विल बी 2 डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। अब ये वाली आखिरी लाइन, बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी मेड पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड। क्या बोला बोलो, कैन नॉट बी मेड पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड। तो देखो सर बिल ऑफ एक्सचेंज 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बेयरर इंस्ट्रूमेंट और एक होता है यहां पर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। पढ़ा है क्या आपने? सर ऑर्डर चलता है क्या? बिल्कुल चलता है। अब बेयरर में भी और ऑर्डर में भी और 2 कैटेगरीज होती है, एक होता है यहां पर टाइम इंस्ट्रूमेंट और एक होता है यहां पर डिमांड इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जब तुम चाहो पैसा मांग सकते हो, तो उसे बोला जाता है डिमांड इंस्ट्रूमेंट। और डिमांड इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज में नहीं चलता, वो टाइम इंस्ट्रूमेंट चलता है। टाइम का मतलब क्या होता है? टाइम का मतलब होता है 1 महीने बाद तुम कभी
भी आके पैसा मांग लेना, 1 महीने बाद कोई भी आके पैसा मांग लेना, पर आप ये नहीं बोल सकते कोई भी कभी भी आके पैसा मांगे, ऐसा नहीं चलेगा। 1 महीने बाद कोई भी आके पैसा मांगेगा, चल जाएगा हमको। तो टाइम इंस्ट्रूमेंट रहा बेयरर में तो चलता है सर, क्या कहा मैंने, बोलो बच्चों, तो चलता है सर। लेकिन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट रहा तो चल जाएगा क्या, तो टाइम भी चलेगा और डिमांड भी चलेगा, ऑर्डर में कोई भी चलेगा। पर अगर बिल ऑफ एक्सचेंज बेयरर है तो बस उसके अंदर डिमांड इंस्ट्रूमेंट नहीं चलता है। क्या कहा मैंने, बोलो, बस उसके अंदर डिमांड इंस्ट्रूमेंट नहीं चलता है। क्या आप ये बात को समझे? सारे लोग क्या आप इस बात को समझे क्या, है ना? यस सर। चलिए आइए अब देखो कैसा दिखता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये ड्रॉवर की डिटेल्स है जिसने ड्रॉ किया है। फिर 4 मंथ्स बाद आप यहाँ पर बोल रहे हो कि मिस्टर बी को यहाँ पर पे कर देना 10,000 रुपए, है ना? यहाँ पर ऐसा बोला गया है, ठीक है, ऑडिट एवरीवन। तो और ये दिया क्या इसको गया, सी को यहाँ पर दिया गया है जो यहाँ पर ड्रॉई है, और इसको साइन कौन कर रहा है, ए, यानी कि मेकर इसको साइन करता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल करता है, ठीक है। अगला अब हम लोग बात करेंगे चेक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, बोलो बच्चों, चेक के बारे में अब हम लोग यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। चलिए आ जाओ सर। चेक का मतलब क्या होता है तो ध्यान देना, यहाँ पर एकदम बढ़िया से फोकस करना, इसमें भी आपको एग्जाम्पल दूंगा मैं, है ना? आओ सुनो सुनो सुनो, एकदम अच्छे से ध्यान देना। देखो मुकेश अंबानी आए बच्चों, पानी पूरी खाए और मुझे क्या दे दिया, 5,000 रुपए का चेक दे दिया। जब मुकेश अंबानी ने मुझे चेक दिया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो मेरी जो बैंक है वो है HDFC बैंक। कौन सी बैंक है मेरी, मेरी बैंक है HDFC बैंक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं ये 5,000 का चेक दूंगा HDFC बैंक को, और HDFC बैंक इसको प्रेजेंट करेंगी मुकेश अंबानी के SBI बैंक के पास। मुकेश अंबानी का खाता किसके पास है, SBI बैंक के पास है। किसके पास है, बोलो बच्चों, SBI के पास है। समझे क्या आप बात को? अब ऐसे सिचुएशन के अंदर अब क्या होता है समझना, जब HDFC बैंक चेक को प्रेजेंट करेंगी SBI को, तो SBI देखेगा अगर मुकेश अंबानी के अकाउंट में पैसा है तो HDFC मुझे क्या कर देगा, उन पैसों को पे कर देगा। क्यों? क्योंकि जब मुकेश अंबानी ने ये डॉक्यूमेंट इशू किया ना 5,000 रुपए का, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अपने बैंक को, SBI को यहां पर ऑर्डर दे रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस इंस्ट्रूमेंट को पे करता है, तुम्हारे पास लाता है और तुमसे अमाउंट मांगता है, उसके ऊपर मेरी साइन है और पूरे डॉक्यूमेंट्स वैलिड है, तो आप उसको उतना अमाउंट दे देना। क्या दे देना, बोलो बच्चों, आप उसको उतना अमाउंट पे कर देना। क्या आप उसको उतना अमाउंट यहाँ पर पे कर देना। समझे क्या बात को? ऐसा यहाँ पर कौन कहता है, ऐसा यहाँ पर मुकेश अंबानी ऑर्डर देता है किसको, SBI को। ऑर्डर देता है किसको, SBI को ऑर्डर देता है। देखो चेक एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जो स्पेसिफाइड बैंकर यानी कि SBI के ऊपर ड्रॉ किया जाता है, और एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। इसका मतलब क्या है, जब तक सामने वाला व्यक्ति पैसा ना मांगे, जब तक वो डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करके डिमांड ना करे, तब तक तुम खुद के मन से ही मत दे देना, ठीक है ना? मतलब SBI को क्या बोल रहा है मुकेश अंबानी, तुम खुद के मन से मत देना पैसा, सामने वाला मांगा ना तभी उस पैसे को देना। इट इंक्लूड्स, और इसी के अंदर आपको इंक्लूड करना है इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक या चेक्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब देखो पहले मैं आपको चेक्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बता देता हूं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक चेक का भी कॉन्सेप्ट है बच्चों, जहां पर ये पेपर फॉर्म में चेक वेक नहीं होते, आप ऑनलाइन बनाते हो चेक को और ऑनलाइन साइट से सीधा आप सामने वाले व्यक्ति को भेज देते हो और उसको डिजिटली साइन करते हो, उसको इलेक्ट्रॉनिक चेक बोला जाता है। ट्रंकेटेड चेक का मतलब क्या होता है समझो। ट्रंकेटेड चेक का मतलब होता है कि जब मैं HDFC को यहां पर अपना चेक दूंगा मुकेश अंबानी का, HDFC क्या करेंगे, इसको स्कैन करके भेजेंगे SBI को, और एक बार SBI का पेमेंट आ गया ना, फिर HDFC इस चेक को क्रश कर देती है, कैंसिल कर देती है, फिनिश ऑफ कर देती है, ताकि इस चेक का मिसयूज या दोबारा से मैं इस चेक का फिर से प्रयोग ना कर लूं। तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे ट्रंकेटेड चेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलो बच्चों, ट्रंकेटेड चेक इसे कहा जाता है। जो क्लियरिंग साइकिल में डिस्ट्रॉय करते हैं उसे ट्रंकेटेड चेक कहते हैं। अब देखो इसमें तीन पार्टीज होती है। एक होता है ड्रॉवर जो चेक को बनाता है, अपने केस में कौन था, मुकेश अंबानी।
एक होता है ड्रॉई जो हमेशा बैंकर है, मतलब कि जिसके ऊपर चेक फाड़ा गया है, तो इस केस के अंदर एसबीआई बैंक जो है बच्चों वो ड्रॉई हुई। और पेई मतलब जिसको पैसा यहाँ पर मिलने वाला है, जैसे कि आईजी सर के फेवर में चेक को बनाया गया है, तो मैं बोलूंगा आईजी सर यहाँ पर क्या माना जाएंगे, आईजी सर यहाँ पर पेई माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे बोलो, पेई। अब देखो इसमें क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, तो ऑल एसेंशियल्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर एक सवाल भी पूछा गया था कि चेक के अंदर कौन से एसेंशियल्स होते हैं अदर देन बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ये 3 और एसेंशियल्स होते हैं, मतलब कि एक बैंकर के ऊपर ड्रॉ किया जाता है, ये ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड होता है, और चेक यहां पर चेक के केस में स्टैंपिंग और एक्सेप्टेंस लगता है क्या, नहीं सर नहीं। मुकेश अंबानी सीधा साइन करके मुझे दे देता है, कोई स्टैंप पेपर नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। जो बैंक का चेक होता है, जो चेकबुक होती है, बस उसी के ऊपर आपको क्या करना पड़ता है, चेक को ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है ना। एक चेक का यहाँ पर इन्होंने ये भी दे के रखा है, इमेज भी दे के रखा है। डन है आपका इतना। तो क्या मैं अब चलूं अगले टॉपिक के ऊपर, बोलो 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 फटाफट जल्दी से मुझे, क्या मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलूं, क्या पूरा बढ़ू, या बोलो 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 फटाफट। अब देखो बेयरर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी अपना पड़ा हुआ है। बेयरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर पेई का नाम ब्लैंक होता है, या जहां पर बेसिकली जो नेम ऑफ पेई है ना, उसके नाम क्या है, आईजी सर और बेयरर लिख दिया, तो इसका मतलब आईजी सर या इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के पास डॉक्यूमेंट है तो उसको पैसा मिलने वाला है, तो उसे बेयरर इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। और उसको नेगोशिएट यानी कि ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ आपको डिलीवरी की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दो, आपका काम क्या हो जाता है बच्चों, आपका काम यहां पर बन जाता है, ठीक है ओके। लेकिन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं होता। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो पेबल टू अ पर्सन, मतलब क्या, ये केवल और केवल पर्सन को पेबल है, या पर्सन के ऑर्डर पर किसी दूसरे पर्सन को पेबल है। जैसे पे टू आईजी सर, और आईजी सर ऑर्डर, आईजी सर ने ऑर्डर दिया एमवी सर को पे करो, तेजस सर को पे करो, पीपी सर को पे करो, तो इन लोगों को पे होगा क्या, हाँ सर इन लोगों को पे होगा। समझ में आ रहा है आपको बातें। तो इसका मतलब मैंने क्या कहा, इसका मतलब ये कहा कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम उसके अंदर लिख देते हो कि इस पर्सन को आपको पे करना है, क्या बिल्कुल बिल्कुल पे करना है, समझे क्या। पर यहां पर सर इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट करने के लिए साइन करके इसको डिलीवर करना पड़ेगा, सिर्फ डिलीवरी से इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट आपका नहीं होने वाला है। ये बातें अपन ने ऑलरेडी पहले पेज के अंदर भी पढ़ी थी, बस यही सब चीजें क्या हो गया बच्चा, यहां पर फिर से रिपीट कर दिया गया है। अगला देखो यहां पर, अब हम लोग बात करेंगे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डबल स्टार मार्क करके रख दो, ये हॉट क्वेश्चन होता है इंस्टीट्यूट के, इसके ऊपर अलग अलग सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो देखो सर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ, इनलैंड बाद में पढ़ाता हूं, पहले फॉरेन पढ़ाता हूं। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनलैंड नहीं है। वाह 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 वाह, क्या डेफिनेशन दिया है, क्या बोला देखो, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनलैंड नहीं है, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, उसे अपन लोग फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, उसे अपन लोग फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है ना ओके। अच्छा आओ अब इनलैंड इंस्ट्रूमेंट किसको कहते हैं, तो अच्छे से सुनना, देखो सुन रहे हो ना आप, सुन रहा है ना तू, बोलो ना सुन रहे हो ना आप, हाँ सर सुन रहे, बोलो बोलो ऐसे, सुन रही हूं मैं या सुन रहा हूं मैं, ऐसा लिखो कमेंट में सभी। नहीं नहीं पहले तुमको लिखना पड़ेगा, मैं आगे नहीं बोलूंगा, लिखो तुम सुन रहा हूं मैं या सुन रही हूं मैं, ऐसा लिखो। नहीं नहीं लिखो भी जल्दी से। हाँ ऐसा, अब आया ना मजा, चलो आओ, चलो आइए आगे, आगे बढ़े आइए। सुनो सर, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, क्या कहा मैंने बोलो, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो सर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट, क्या कहा मैंने बोलो, ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट। राघव कह रहा है सो रहा हूं मैं, आईसीआई कह रहा अटेम लग रहा है, ठीक है। आओ ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेड इन इंडिया हो, क्या हो बोलो बच्चों, जो मेड इन इंडिया हो। मेड इन इंडिया का मतलब क्या होता है, मेड इन इंडिया का मतलब होता है जो इंडिया में बन रहा है। क्या हो रहा है बोलो बच्चों, ऐसा इंस्ट्रूमेंट, पहली कंडीशन है इसकी, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में बन रहा है। क्या हो रहा है बोलो बच्चों, जो इंडिया में बन रहा है। समझ में आया क्या आपको बातें, ओके। इसके साथ साथ आशीष, अगर आपने ऑर्डर किया है तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको ट्रैकिंग आईडी आपके मेल के ऊपर आ जाएंगी, डीटीडीसी या इंडिया पोस्ट की, जहां पर आप रहते हैं। फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना डीटीडीसी या इंडिया पोस्ट के,
और वहां से ट्रैक कर लेना। मान लो आपको नहीं आई है अभी तक, तो हो सकता है आपने 1-2 दिन में ही अभी ऑर्डर किया हो, तो फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको मिल जाएंगे ट्रैकिंग आईडी। और इसके अलावा मान लो बहुत समय हो गया फिर भी ट्रैकिंग आईडी नहीं आई, तो साइट के ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज डाल दो। पर लाइव चैट को डिस्टर्ब मत करो प्लीज, जाओ यार प्लीज, है ना, जाओ यार, मतलब आप रिविजन कर रहे हो तो रिविजन करो, ठीक है। आओ अगला, अब सुनो प्लस। तो मैंने क्या कहा, मुझे बोलो सर। मैंने ये कहा आप लोगों के साथ कि पहला इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ यहाँ पर, पहला इंस्ट्रूमेंट मेड इन इंडिया होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन क्या है, सुनो। दूसरी कंडीशन ये है, एक तो ये पेबल इन इंडिया हो, क्या हो बोलो, एक तो ये पेबल इन इंडिया हो, पेबल इन इंडिया हो, समझना, एक तो ये पेबल इन इंडिया हो, ये दूसरी कंडीशन है। और मतलब एक और दूसरी कंडीशन है, मतलब दोनों में से कोई भी एक दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, मैं बोलूंगा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलूंगा, बोलो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। पहला, एक तो पेबल इन इंडिया हो या ड्रॉन अपॉन पर्सन इन इंडिया हो, पर्सन इन इंडिया हो, ये भी दूसरी ही कंडीशन है। तो मतलब सर दो तरीकों से बनाया जा सकता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। देखो क्या, पहली ये कंडीशन हो गई, और दूसरी क्या, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए तो। समझ में आया क्या आपको बात है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हुई तो मैं बोलूंगा इट इज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। क्या बोला जाता है, बोलो इट इज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। देखो अच्छा मुझे बताओ सर, ऐसा इंस्ट्रूमेंट मैं यहां पर मेड लिख लेता हूं, ठीक है ना, मैं यहां पर पेबल लिख लेता हूं, पेबल, ठीक है, और मैं यहां पर ड्रॉन अपॉन लिख लेता हूं, ठीक है, ड्रॉन अपॉन। मुझे बताओ सर, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो चाइना में बना है, जो पेबल है मुंबई में, और ड्रॉन अपॉन है जयपुर में किसी पर्सन के ऊपर, तो सर इसे क्या बोलेंगे, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। क्यों, क्योंकि पहली कंडीशन ही गच्चा खा गई बेटा। समझ गए क्या बात को, पहली कंडीशन ही गच्चा खा गई, ठीक है। दूसरा, सर ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बना है मान लो इंडिया के अंदर जयपुर में, सर ये पेबल है नागपुर में, पर ड्रॉन अपॉन है चाइना में, तो सर इसे क्या बोलेंगे, सर कोई भी एक दोनों में से सेटिस्फाई हो गया ना, तो इसे अपन लोग इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्या, बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं, ठीक है। अगला, सर ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बना है इंडिया में, सर ये जो पेबल हो रहा है ना, ये पेबल हो रहा है अमेरिका के अंदर, अमेरिका क्या कहता था, है ना, और ये ड्रॉन अपॉन है कहां पर, ये ड्रॉन अपॉन है नागपुर में, तो ऐसे केस में मैं इसे भी क्या कहूंगा, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहूंगा। क्या कहूंगा बोलो बच्चों, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहूंगा। समझे क्या बात को, अरे बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई क्या, फटाफट जल्दी से बताना। तो देखो अपने को देखना है कि पहली बात मेड इन इंडिया होनी चाहिए, और पेबल या ड्रॉन अपॉन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो अपन लोग बोलेंगे कि वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की कंडीशन अचीव करवा देता है। बहुत बढ़िया। तो देखो, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, क्या बोला पहला, मेड या ड्रॉन इन इंडिया, एंड मेड या पेबल और ड्रॉन अपॉन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। देखो क्या, मेड, पेबल इन या ड्रॉन अपॉन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शाल बी क्या बोला गया, डीम टू बी एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। मतलब क्या बोला, एक तो मेड पेबल इन इंडिया हो, और कहा गया, हाँ, और ड्रॉन अपॉन इन इंडिया हो। एक तो पेबल इन इंडिया हो या ड्रॉन इन इंडिया हो, तो वो दोनों में से कोई भी एक कर दिया ना, तो सेकंड कंडीशन अचीव हो गई और वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। सर इनलैंड ही रहता है, भले उसको एंडोर्स करके आपने फॉरेन में क्यों ना पहुंचा दिया हो, ठीक है। अब देखो, लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉवर ऑफ फॉरेन बिल के बारे में बात करेंगे, इज रेगुलेटेड बाय द लॉ ऑफ प्लेस इन विच इंस्ट्रूमेंट इज मेड, और लाइबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर एंड एंडोर्सर इज रेगुलेटेड बाय द लॉ ऑफ प्लेस वेयर इंस्ट्रूमेंट इज पेबल। अब मैं आपको एक इसका एग्जांपल दे देता हूं, आपको बढ़िया से सब बातें समझ में आ जाएंगी। देखो, ए है बेटा अमेरिका का, कहाँ का बोलो बच्चों, अमेरिका का, ठीक है, और बी है यहां पर कहाँ का, बी है यहां पर भूटान का, किसका है बोलो, भूटान का, और सी है यहां पर कहाँ का, चाइना का, किसका है बोलो बच्चों, चाइना का, ठीक है। ए ने यहां पर प्रॉमिसरी नोट दिया बी को, बी ने वो दिया एंडोर्स किया यहां पर सी को, और सी क्या हुआ, जब इसको ड्यू डेट में प्रेजेंट करता है अमेरिका वालों को, तो अमेरिका वाला इसको क्या कर देता है, डिसऑनर कर देता है। क्या कर देता है बोलो, डिसऑनर कर देता है। अब सवाल बनता है, ये जो सी है चाइना वाला, ये केस किसके ऊपर कर सकता है, तो देखो
पहला तो केस वो भूटान वाले के ऊपर कर सकता है, पर ये केस कहां पर होगा, ये केस किया जाएगा भूटान के अंदर, और जो इसको डैमेजेस मिलेंगे ना वो चाइना के लॉ के हिसाब से मिलेंगे। मतलब चाइना का लॉ कहता है कि आपने 18% का इंटरेस्ट देना चाहिए, तो 18% का ब्याज उसको मिलेगा, और भूटान यहाँ पर मतलब केस कहां पर होगा, भूटान में जो भी कोर्ट वोट है वहां पर होगा सर। लेकिन मान लो बी वाला जो भूटान है अब ये ए के ऊपर केस करेगा, क्योंकि ए ने पैसा नहीं दिया, तो वो केस कहां पर होगा, वो अमेरिका के अंदर होगा। बट पैसा जो उसको मिलेगा ना वो किसके हिसाब से मिलेगा, भूटान वाले के हिसाब से मिलेगा। समझे क्या आप बात को, किस केस से मिलेगा, भूटान। तो सर अगर ड्रॉवर के ऊपर केस हुआ जैसे कि अमेरिका वाला था, तो जहां पर इंस्ट्रूमेंट बना है वहां पर केस होगा। और सर यहां पर एंडोर्सर और एक्सेप्टर में जो लॉ इन प्लेस जहां पर इंस्ट्रूमेंट पेबल हुआ था ओरिजिनली यानी कि भूटान, वहां पर केस होगा। बट जो भी ऑब्वियस सी बात है, जो भी चार्जेस या इंटरेस्ट होते हैं वो तो चाइना या भूटान के हिसाब से रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के अंदर मिलेंगे क्या, बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। इसका एक एग्जांपल या एक इलस्ट्रेशन है ना, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी दिया है, बर्कले ऐसा कुछ तो भी यूज किया है उन्होंने कंट्री वंट्री का नाम, तो आप उसको चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने कहा अभी। ठीक है, आ जाओ अगला देखो यहाँ पर। अब मैं बात करूंगा इनकोएट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा, बोलो, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। इनकोएट का इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है बोलो, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। तो सर ये इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, सर इसका मतलब हुआ कि यहां पर क्या हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट तो बनाया जा रहा है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो बनाया जा रहा है, बट उसको है ना बेटा इनकम्प्लीट, वो कुछ मैटर्स में इनकम्प्लीट रह गया। क्या कहा मैंने, बोलो, वो कुछ मैटर्स में इनकम्प्लीट रह गया, कुछ मैटर्स में इनकम्प्लीट रह गया, तो उसे बोला जाता है इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। क्या बोला जाता है, बोलो, इनकोएट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो चेक के ऊपर अमाउंट डालना भूल गया, चेक के ऊपर साइन करना भूल गया, या प्रॉमिसरी नोट के ऊपर ऑर्डर था तो उसमें नाम डालना भूल गया, डेट डालना भूल गया, कोई भी इक्की दुक्की चीज अगर छूट जाती है, पर जैसे ही वो छूटी हुई चीज आपने कवर कर दिया, फिर से लिख दिया, तो इंस्ट्रूमेंट फिर से पावरफुल हो जाता है, उसे इनकोएट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलो बच्चों, उसको इनकोएट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। क्या आपको ये बातें समझ में आई, क्या आपको ये बातें समझी, तो देखो, इट मींस एन इंस्ट्रूमेंट जो इनकम्प्लीट है कुछ सर्टेन एस्पेक्ट में। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर जो प्रिंसिपल ऑफ रूल है इनकोएट इंस्ट्रूमेंट का, वो बेस्ड ऑन एस्टॉपल है। मतलब क्या, सामने वाला व्यक्ति अगर इसको फिल करता है ना तो गुड फेथ में फिल करता है, इस बात का ध्यान रखना, और व्यक्ति लायबल हो जाता है। अब यहां पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये सबसे खतरनाक पॉइंट है इनकोएट इंस्ट्रूमेंट का, जो बच्चों को पल्ले नहीं पड़ता। मैं अभी बता दूं आपको, पर आपको समझ में आएगा, मैं इसको बहुत इजी कर दूंगा आपके लिए। देखो, द होल्डर कैन नॉट रिकवर, क्या बोला, देखो, लाइबिलिटी ऑन ड्रॉइंग द इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, होल्डर कैनॉट रिकवर अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंटेंडेड टू बी पेड बाय द साइनर। मतलब जो होल्डर होता है ना, जितना साइनर, जिसने साइन किया है, उसकी जितनी इच्छा थी अमाउंट को पे करने की, उस अमाउंट से ज्यादा का अमाउंट रिकवर नहीं कर सकता। पर होल्डर इन ड्यू कोर्स जो होता है ना बच्चों, ये रिकवर कर सकता है एनी अमाउंट। क्या कहा मैंने, बोलो, ये रिकवर कर सकता है एनी अमाउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बस वो कवर होना चाहिए स्टैम्प जो अफिक्स किया है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। आओ मैं आपको एक इसका जबरदस्त वाला एग्जांपल देता हूं, सारे लोग ध्यान देना यहां पर, सुनो। आई जी सर, मैंने क्या किया, एक स्टैम्प पेपर लिया, ठीक है, मुझे बच्चों 5,000 रुपए पे करना था एमबी सर को। क्या कहा मैंने, बोलो, मुझे 5,000 रुपए पे करना था एमबी सर को। स्टैम्प पेपर की जो औकात थी अमाउंट डालने की, वो थी 10,000 रुपए की। कितनी थी, बोलो, 10,000 रुपए की। अब एमबी सर तो अपने ही है, तो मैं एमबी सर को ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट दे देता हूं। कितना दे देता हूं, बोलो, ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट दे देता हूं। 5,000 जिसमें वो मुझसे क्लेम करना चाहते हैं उसके लिए मैं उनको इंस्ट्रूमेंट दे देता, अमाउंट नहीं डालता। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एमबी सर मुझसे कितना अमाउंट क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि एमबी सर होल्डर है तो 5,000 ही क्लेम कर सकते हैं। अब एमबी सर ने क्या किया, इस इंस्ट्रूमेंट को पीपी सर को गिफ्ट कर दिया, क्योंकि पीपी सर का बर्थडे था। तो ऐसे केस के अंदर पीपी सर भी यहां पर होल्डर माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे, बोलो, होल्डर माने जाएंगे। और पीपी सर मुझसे कितना क्लेम कर पाएंगे, 5,000 रुपए को क्लेम कर पाएंगे। कितना क्लेम कर पाएंगे, बोलो बच्चों, 5,000 के ऊपर क्लेम कर पाएंगे। समझ में आया क्या आपको बात है, ओके। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, अब एमबी सर क्या करते हैं,
तेजस सर से कुछ गुड्स खरीदते हैं बच्चों, और उस गुड्स के बदले में तेजस सर को क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट देते हैं। और तेजस सर जो है ना, वो मुझसे अब कितना अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। मान लो तेजस, मैं बता दूं, तेजस सर होल्डर इन ड्यू कोर्स बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यहां पर क्या कर दिया है, क्योंकि उन्होंने फॉर कंसिडरेशन इस गुड्स को, इस इंस्ट्रूमेंट को एक्वायर किया है। तो ऐसे केस में तेजस सर मुझसे अप टू 10,000 रुपीज को क्लेम कर सकते हैं। सर मान लो तेजस सर ने 10,000 रुपए आपसे क्लेम किया, तो बचा हुआ पैसा आप एमवी सर से क्लेम करोगे क्या? ऑब्वियसली क्लेम करूंगा। पर तेजस सर डायरेक्टली मुझसे कितना पैसा मांग सकते हैं? अप टू 10,000 रुपीज मांग सकते हैं। क्यों? क्योंकि तेजस सर होल्डर इन ड्यू कोर्स है। सर अभी इस बार के, पिछले बार के एग्जाम में या कोई तो भी इसमें एक सवाल आया था होल्डर इन ड्यू कोर्स का, उसका आंसर इंस्टीट्यूट ने गलत दिया था। होल्डर इन ड्यू कोर्स था तो अप टू द स्पेसिफाइड अमाउंट वो रिकवर कर सकता है, बट उन्होंने उसके ऊपर होल्डर का कॉन्सेप्ट पेल के केवल और केवल अप टू दैट अमाउंट तक क्लेम कर पाएगा ऐसा लिख दिया, जो खुद ही के बात से वो लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। खुद ही के नोट्स के अंदर वो सारी चीजें देके रखी है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स अप टू द स्टैंप कवर अमाउंट तक रिकवर कर सकता है, और खुद ही फिर क्वेश्चन में देते नहीं कर सकता करके। बहुत ही गधेड़े लोग हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपको, है ना, एक नंबर के गेल सब पे। तो ऐसे केस के अंदर अगर मैं कहूं ना, तो यहाँ पे समझ में आपको कॉन्सेप्ट। तो सर अगर होल्डर है तो अप टू कितना अमाउंट रिकवर कर सकता हूं मैं? सर होल्डर है तो मैं अप टू जितना भी मैंने वादा किया था उतना अमाउंट कर सकता हूं, यानी कि 5,000 रुपए। पर अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो जितना भी इंस्ट्रूमेंट की औकात है अमाउंट को देने की, उतने औकात के अमाउंट तक सामने वाला व्यक्ति मुझसे क्लेम कर पाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर पाएगा। क्या आपको बातें समझी? बोलो ना ओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आपको बातें समझ में आई क्या? चलो मैं आगे बढ़ू क्या? बोलो बोलो बोलो, क्या मैं आगे बढ़ू? यस आएंगे। आ जाओ, एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। अब देखो यहां पर क्या, अब हम लोग यहां पर बात करेंगे एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट के बारे में। किसके बारे में बोलो बच्चों? एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट के बारे में। एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट को देख के समझ नहीं रहा ये प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो ऐसे केस के अंदर होल्डर जो होता है ना, वो क्या कर सकता है, अपने मन से इलेक्ट कर सकता है कि मैं इसको प्रॉमिसरी नोट मानूंगा या बिल ऑफ एक्सचेंज मानूंगा, और जो भी वो मान लेता है उसके आगे से वही चीज मानी जाती है। जैसे मान लो मैंने एक बार इसको बिल ऑफ एक्सचेंज बना लिया, तो बस अब आगे से इसको मैं बिल ऑफ एक्सचेंज ही बोलूंगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल बोलूंगा। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, जस्ट मतलब ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है ये वेग होता है, मतलब और क्लियरली उसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। क्या कहा मैंने? बोलो। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ये वेग होता है और हम लोग उसको क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते इस बात का कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रॉमिसरी नोट है, इसलिए हम लोग उसको एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट की क्या कर देते हैं बच्चों, कैटेगरी में दे देते हैं। समझे क्या बात को? तो एम्बिग्यूअस का मतलब ही होता है कंफ्यूजन होना, कि जहां पर समझ में नहीं आ रहा है, एम्बिग्यूटी है, क्लियरली चीजें मेंशन नहीं है, उसको एम्बिग्यूअस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? उसको एम्बिग्यूअस बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब सर नेगोशिएशन दो प्रकार से हो सकता है, अगर बेयरर है और ऑर्डर है। बेयरर है तो बाय डिलीवरी हो सकता है यहाँ पर, और डिलीवरी दो प्रकार की होती है, एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव, जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। और दूसरे केस में एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? साइन करना। क्या होता है बोलो बच्चों? साइन करना, और उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर करना। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इन नेगोशिएशन, डबल स्टार मार्क वाला टॉपिक ध्यान दो यहाँ पर। सर इनका कहना है कि देखो एक बात ध्यान रखना कि जब भी इंस्ट्रूमेंट को क्या करना है, नेगोशिएट करना है। जब भी हमें क्या करना है बोलो? जब भी हमको इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट करना है ना, तो उस केस के अंदर उसकी डिलीवरी होनी चाहिए। अब डिलीवरी का मतलब होता है सर ये वॉलेंट्री, या डिलीवरी का ऑब्जेक्ट होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर की प्रॉपर्टी है ना, हम वो सामने वाले व्यक्ति को पास करना चाहते हैं, यानी कि हम लोग एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इंस्ट्रूमेंट देना चाहते हैं। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये एक्चुअल भी हो सकता है, और ये डिलीवरी जो है ये एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब क्या होता है? जहां पर इंस्ट्रूमेंट में हैंड फिजिकली चेंज कर रहा है। जैसे मुझे अगर एमबी सर को इंस्ट्रूमेंट देना है, तो मैं एमबी सर को इंस्ट्रूमेंट अपने हाथों से दे रहा हूं, तो इसे बोला जाता है एक्चुअल डिलीवरी। पर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब क्या होता है? जहां पर इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर किया मैंने एजेंट, क्लर्क या सर्वेंट ऑफ द एंडोर्सी को। मतलब एमबी सर का अगर कोई नौकर होगा ना, तो एमबी सर के नौकर के हाथ में मैं इंस्ट्रूमेंट दे रहा हूं, और वो एमबी
एमवी सर के बिहाफ में कलेक्ट कर रहा है तो इसे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोला जाता है। मतलब जहां पर मैंने डायरेक्टली सामने वाले व्यक्ति को इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया, उसके बिहाफ में किसी दूसरे पर्सन को दिया और दूसरा पर्सन इस बात को एक्नॉलेज करता है तो उसे क्या बोला जाता है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, और आफ्टर इंस्ट्रूमेंट एज एन एजेंट ऑफ द एंडोर्सी, मतलब क्या, और सामने जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल मान लो, अब यहां पर क्या होता है, कभी कभार जरूरी नहीं है कि एजेंट ही आऊं। अब हुआ कैसा कि तेजस सर पुणे जा रहे थे, मैंने तेजस सर को इंस्ट्रूमेंट दे दिया, तेजस सर कॉल करके एमवी सर को बोलते हैं आपके बिहाफ में मैंने आईजी सर से इंस्ट्रूमेंट ले लिया, तो ये भी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है, समझे क्या। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी इन शॉर्ट इसका मतलब क्या हुआ, इन शॉर्ट सर इसका मतलब हुआ यहां पर कि जब डिलीवरी क्या होती है, बोलो ना सर, जब डिलीवरी यहां पर ऐसा होता है कि मैं किसी दूसरे पर्सन के थ्रू डिलीवरी देता हूं ना गुड्स की, तो उसे बोला जाता है यहां पर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, अब देखो, when instrument is conditionally or for special purpose only, property does not pass to the transferee even though it is endorsed to him unless instrument is negotiated to the holder in due course। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, मान लो मैंने एमवी सर से कहा था कि मैं तुमको बिल दे रहा हूं, बट बिल का अमाउंट तुम तभी क्लेम कर पाओगे जब मेरे पास गुड्स आ गए होंगे, मतलब मेरे पास गुड्स आना चाहिए तब जाके तुम अमाउंट को क्लेम कर पाओगे। अब मेरे पास गुड्स आए नहीं, उससे पहले ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और मान लो पूरे गुड्स तबाह हो गए, तो मैं कहूंगा वो जो इंस्ट्रूमेंट है ना उसकी कोई इज्जत नहीं रह गई। क्यों, क्योंकि सर उसके अंदर का जो ओनरशिप है ना वो एमवी सर को ट्रांसफर ही नहीं हुई, और अगर वो एमवी सर को ट्रांसफर ही नहीं हुई तो इस सिचुएशन के अंदर उसकी इज्जत हुई क्या, नहीं। लेकिन एमवी सर अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स होते ना तो तबाह हो गुड्स या कुछ भी हो गुड्स, एमवी सर के पास उसकी ओनरशिप आ जाती। ठीक है, अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब तक डिलीवरी नहीं होता ये इनकम्प्लीट और रिवोकेबल माना जाता है, मतलब आधा अधूरा और रिवोकेबल माना जाता है। डिलीवरी क्या है, बोलो, डिलीवरी इज द असेंशियल, डिलीवरी इज असेंशियल नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ नेगोशिएशन बट ऑल्सो एट द टाइम ऑफ मेकिंग या ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब क्या, जब मैं बाद में नेगोशिएट कर रहा हूं तब तो डिलीवरी जरूरी है, पर जब इंस्ट्रूमेंट बन रहा है ना उस समय भी इंस्ट्रूमेंट, उस समय भी क्या होना चाहिए, ये इसकी डिलीवरी होनी चाहिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। अब देखो ये वाला खतरनाक पॉइंट है, राइट्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट आर नॉट ट्रांसफर्ड टू एंडोर्सी। मतलब जैसे मैंने एमवी सर को दिया, एमवी सर पीपी सर को इंस्ट्रूमेंट दे रहे, तो पीपी सर क्या बनेंगे, एंडोर्सी। तो एंडोर्सी को राइट ट्रांसफर नहीं होते जब तक एंडोर्समेंट सेम हैज बीन। तो जब तक एमवी सर पीपी सर को इंस्ट्रूमेंट नहीं देंगे तब तक पीपी सर के पास कोई राइट आने वाला है क्या, नहीं सर, नहीं आने वाला है। राइट आने वाला है क्या, नहीं सर। इन शॉर्ट इसका मतलब क्या हुआ, नो डिलीवरी नो एंडोर्समेंट। समझे क्या बात को, नो डिलीवरी नो एंडोर्समेंट, या एंडोर्समेंट करने के लिए डिलीवरी का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्या कहा मैंने, बोलो, डिलीवरी का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ओके, अब सुनो, ध्यान देना। सर एक मिस्टर ए है, वो इंस्ट्रूमेंट को देना चाहते हैं मिस्टर बी को, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट को बनाया, एंडोर्स करके रख दिया, मतलब कि उसके ऊपर साइन करके रख दिया। वो अगले दिन उसको देने वाले थे, बट पहले दिन उनकी डेथ हो जाती है, तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना ए का, वो क्या करता है, इस इंस्ट्रूमेंट को बी को देता है। तो मुझे बताइए क्या मैं इसको नेगोशिएट हुआ ऐसा मानूंगा क्या, तो इसका आंसर है नहीं सर, आप नहीं मानोगे। क्यों, क्योंकि समझना ये इंस्ट्रूमेंट केवल और केवल मिस्टर बी दे सकता है, और ना तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए दे पाएगा क्या, नहीं, नहीं दे पाएगा। मान लो ऐसा होता कि मिस्टर ए ने क्या कर दिया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बी को इंस्ट्रूमेंट दे दिया था, और फिर मिस्टर ए की डेथ हो गई, और अगले दिन मिस्टर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बी है ना, वो बी को यहां पर क्या दे देता है, डॉक्यूमेंट दे देता है। तो यहां पर नेगोशिएट हो गया, हम लोग मान लेंगे, क्योंकि यहां पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसका था, बी का था बच्चों, किसका था, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बी का था। तो यहां पर डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गया क्या, हाँ सर हो गया। तो उस केस के अंदर क्या माना जाएगा, उस केस के अंदर ये वैलिड माना जाएगा। क्या माना जाएगा, बोलो बच्चों, उस केस के अंदर ये वैलिड माना जाएगा। क्या आपको बात समझी। अब देखो ये आखिरी वाला लाइन, इट मेक्स एंडोर्समेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बट बिफोर द सेम कुड बी डिलीवर्ड टू एंडोर्सी, एंडोर्सर डाइज। क्या बोला यहां पर, देखो एंडोर्सर ने बिल को एंडोर्स किया, बट उससे पहले ही एंडोर्सी मर गया, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज पर्सन
कैन नॉट नेगोशिएट द सेम बाय मेयर डिलीवरी। तो यहां पर क्या होगा, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो सिर्फ मेयर डिलीवरी से, क्या कहा मैंने, बोलो, वो सिर्फ मेयर डिलीवरी से इसको ट्रांसफर कर सकता है क्या? नहीं सर, इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता है, इस बात का ध्यान रखना। मतलब कि सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसको डिलीवर नहीं कर पाएगा, क्या कहा मैंने, बोलो, इसको डिलीवर नहीं कर पाएगा, जो मैंने अभी आपको टॉपिक को एक्सप्लेन किया। हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट गया हो, दोबारा से वीडियो को बैक करना और एक और बार इसको सुन लेना, जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है या लाइव भी देख रहा है, तो ठीक है ना। मैं इसको रिपीट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि रिवीजन में रिपीट करूंगा तो पर्पस खत्म हो जाएगा चीज का, बाकी लोगों का टाइम वेस्ट होगा उसमें, जिसको एक झटके में समझ में आ गया और जिसका वाकई रिवीजन चल रहा है, ठीक है ना। इन केस पर किसी को नहीं समझा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पीछे जाओ, दोबारा से सुनो और फिर आगे आ जाओ, ठीक है। चलिए सर, आएंगे, आगे बढ़ेंगे क्या? चलो 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 सर, आ जाएंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा डिसऑनर ऑफ चेक बाय इन ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड्स। मतलब किसके बारे में बात करेंगे सर? अकाउंट में अपने पैसा नहीं है और उसके कारण अगर चेक डिसऑनर हो जाता है, क्या हो जाता है बोलो बच्चों? चेक अगर डिसऑनर हो जाता है तो उस केस में क्या गड़बड़ होंगे, उसके बारे में जानेंगे। एक मिनट को मुझे पानी पीने दो, फिर अपन लोग क्या करते हैं, इसको बढ़िया बढ़िया कंटिन्यू करेंगे। चलो आ जाओ, चलेगा, आगे बढ़ेंगे, सारे लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, लेट्स गो। यस, अब देखो यहां पर क्या, सारे लोग ध्यान दीजिए, देखो क्या सर, अगर ऐसा होता है कि मुकेश अंबानी ने मुझे 5,000 रुपए का चेक दिया और क्या हुआ, मुकेश अंबानी के अकाउंट में केवल और केवल 2,000 रुपए थे, तो उस केस के अंदर बैंक क्या उस चेक को पास करेगा क्या? लॉजिकली सोच के बताना मुझे, बैंक क्या उस चेक को पास करेगा क्या? नहीं सर, बैंक उस चेक को पास नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन के अंदर चेक क्या डिसऑनर हो जाएगा क्या? हाँ सर, चेक डिसऑनर हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर, ये जो चेक हुआ ना डिसऑनर, ये ड्यू टू किसके कारण हुआ? इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स के कारण हुआ। किसके कारण हुआ बोलो बच्चों? इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स के कारण। इसके कारण हुआ, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स के कारण हुआ, ठीक है। ओके, अब देखो सर, अगर ड्रॉवर क्या करता है, पेई को चेक इशू करता है ना, देखो चेक इशू करता है टू द पर्सन फॉर पेमेंट ऑफ एनी ऑफ द मनी इन डिस्चार्ज ऑफ फुल और पार्ट लाइबिलिटी। अब देखो यहां पर ड्रॉवर कौन था? मुकेश अंबानी। पेई कौन है? आईजी सर। तो ड्रॉवर क्या कर रहा है? पेई को चेक दे रहा है, किसके लिए? पर्पस क्या है चेक का? देखो पर्पस है लाइबिलिटी या डेट को रीपेमेंट करना। क्या कहा मैंने, बोलो? लाइबिलिटी को खत्म करना या डेट का रीपेमेंट करना, ये पर्पस है बच्चों। क्या है बोलो जल्दी से? ये पर्पस है। अब एक चीज का ध्यान देना यहां पर, अब जो मैं कह रहा हूं ना उस बात को एकदम बढ़िया से समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। कौन सी बात को समझना मैं वो कह रहा हूं अभी, सुनो सर, अगर यहां पर चेक को आपने ना लाइबिलिटी या डेट के लिए इशू नहीं किया, मतलब कि आपने अगर चेक को इशू किया है फॉर वॉलेंट्री पेमेंट, जैसे चैरिटी के लिए हुआ या कोई डोनेशन के लिए हुआ या गिफ्ट के तौर पर हुआ, तो वो चीज यहां पर कवर नहीं होंगी। मतलब ये जो फाइन पेनल्टी और ये सब चीजें हैं ना, वहां पर नहीं लगेंगी। ये फाइन पेनल्टी तभी लगेंगी जब चेक को इशू किया जा रहा है डेट का पेमेंट करने के लिए या लाइबिलिटी का पैसा पे करने के लिए, केवल और केवल तब। क्या कहा मैंने, बोलो? केवल और केवल तब के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब देखो, अब ये चेक अगर अनपेड आ जाता है ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट, तो ऐसे केस में मुक्कू को 2 साल तक के लिए जेल में जाना पड़ेगा या उसको फाइन लगेंगी ऑफ द 2x ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक। मतलब 5,000 का चेक था इंटू 2 यानी कि 10,000 की फाइन, या दोनों भी लग सकते हैं। क्या? बिल्कुल बिल्कुल लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके क्या कवर किया जाएगा बच्चों? तब जाके ये ऑफेंस यहां पर माना जाता है। क्या कहा मैंने, बोलो?
ये कंडीशन पूरी पूरी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके ये क्या माना जाएगा, तब जाके ये पेनल्टी लगेंगी। ये ना बहुत ही ब्यूटीफुल यार, मतलब जब मैं ये चार्ट बनाया ना मेरे को ही मजा आ गया कि क्या बना दिया मैंने खतरनाक, ठीक है ना। मैं इसका चाहे तो फोटो है ना आपको सेंड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, आप वहां से इसको डाउनलोड करके प्रिंट विंट कर लेना, अगर मान लो किसी के पास चार्ट बुक नहीं है तो। और जिसको चार्ट बुक चाहिए वो IGSER.in से तो ले ही सकता है, ठीक है। अब ध्यान देना, एकदम खतरनाक पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, देखो क्या, द चेक हैज बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक विद इन द पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज ड्रॉन और विद इन द पीरियड ऑफ वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर। देखो चेक जो है ना उसका 3 महीने की एक्सपायरी पीरियड के साथ आता है। मान लो अगर मैंने चेक को बनाया 1 अगस्त को, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर मतलब 31 अक्टूबर तक आपको उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। वो 3 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आता है। क्या कहा मैंने, बोलो, वो 3 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आता है। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा, अब द डिमांड फॉर पेमेंट हैज बीन मेड बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू द ड्रॉवर विद इन 30 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ अनपेड चेक। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मेरी बैंक थी HDFC, मेरी बैंक मुझे बताती है कि सर आपने जो मुकेश अंबानी का चेक दिया था ना वो अनपेड रिटर्न आ गया। क्या आ गया, बोलो बच्चों, वो अनपेड रिटर्न आ गया। तो उस केस के अंदर पता है आपको क्या होगा, उस केस के अंदर मुझे एक बार मुकेश अंबानी को नोटिस देना पड़ेगा 30 दिनों के अंदर कि मुकेश अंबानी तुम मुझे पैसे दोगे कि नहीं दोगे कि मैं तुम्हारे ऊपर केस करूं। और समझना, जब मैंने नोटिस दिया वहां से 15 दिनों के अंदर अगर मुकेश अंबानी मुझे पैसा नहीं देता है तब जाके यहां पर क्या माना जाएगा, तब जाके मुकेश अंबानी के ऊपर ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा। मतलब चेक सर अनपेड ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स आया तो मैं 30 दिन के अंदर नोटिस दूंगा मुकेश अंबानी को, 15 दिन में मुक्कू पेमेंट करेगा, नहीं किया तो फिर ये क्रिमिनल ऑफेंस अट्रैक्ट होगा। क्या कहा मैंने, बोलो, तो फिर ये क्रिमिनल ऑफेंस अट्रैक्ट होगा। समझे क्या, 2 साल और 2x ऑफ द अमाउंट वाला। सर प्रिजम्पशन यहां पर लिया जाता है किसके फेवर में, होल्डर के फेवर में यहां पर लिया जाता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर लिया जाता है होल्डर के फेवर में कि होल्डर सही है, पर ड्रॉवर चाहे इसको तो इसको अदरवाइज प्रूव कर सकता है। अब देखो, it shall not be in the defense and prosecution of an offense that drawer has no reason to believe when he issued the check that check may be dishonored on presentment for reason stated करके। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मुकेश अंबानी ऐसा नहीं बोल सकता कि अरे सर जब मैंने चेक दिया था ना मुझे तो पता ही नहीं था कि डिसऑनर होगा, या मुझे तो पता ही नहीं था मेरी साइन मिसमैच होकर डिसऑनर हो जाएगा, या मेरे अकाउंट में पैसा नहीं होगा, मुझे तो आइडिया ही नहीं था, मैंने तो भोलेपन से चेक दे दिया। मतलब बेटा आपका यहाँ पर भोलापन वगैरह अपन कंसिडर करने बैठे क्या मुकेश अंबानी का, नहीं सर। हम बोलेंगे भैया तूने चेक को डिसऑनर किया है ना तो चुपचाप क्या कर, तो चुपचाप पैसा निकाल या जेल में जा। समझे क्या बात को, एक तो पैसा निकाल नहीं तो जेल में जा। क्या बोलेंगे, बोलो, एक तो पैसा निकाल नहीं तो जेल में जा। समझे क्या, ओके डन 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 डन। सारे लोग फटाफट जल्दी से बताएंगे मुझे क्या आपको ये बातें समझ में आ गई क्या, ठीक है। चलो अब तो बस छोटे छोटे पॉइंटर्स अपने बचे हुए और फिर चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। अगले 15-20 मिनट में चैप्टर खत्म, जैसा मैंने कहा था 6:40 6:50 तक आपका चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब देखो क्या प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं यहां पर। अच्छा मैं आपको बताऊं क्या, ये जो ऐसा नहीं है कि मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को 1 घंटे में कवर नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं कवर, पर मैं जानबूझ के थोड़ा सा इसको डिटेल कर दिया क्योंकि कुछ एक्चुअली ये आता है 10 से 14 नंबर के लिए और कुछ बच्चों को है ना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। अब पता नहीं क्यों जाता है, शायद थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज अलग है, पर अगर आप इसको एग्जाम्पल्स और इन सब चीजों की मदद से पढ़ोगे ना तो बहुत ईजी लगता है फिर चीजें। अगर आप बहुत ज्यादा टेक्निकल हो के पढ़ोगे तो फिर आपको डिफिकल्टी होती है। अब अगर ये लेक्चर अगर कोई भी व्यक्ति फर्स्ट टाइम भी देख रहा होगा ना तो उसको एज सच को ऐसा बहुत अलग अलग नहीं लग रहा होगा, वो पढ़ लेंगे आराम से, आपके नंबर निकल जाएंगे, ठीक है ना। यस चलिए सर आओ। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, ध्यान देंगे यहां पर, अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस के बारे में। देखो ये क्या कह रहे हैं सर, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना ये आपने प्रेजेंट करना चाहिए फॉर एक्सेप्टेंस विद इन रीजनेबल टाइम एंड बिजनेस आवर्स में। आपने मतलब मैंने मुकेश अंबानी को एक्सेप्ट करने के लिए बिजनेस आवर्स में इंस्ट्रूमेंट को देना चाहिए और मुकेश अंबानी इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करके मुझे देगा क्या, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो इफ डिफॉल्ट ऑन प्रेजेंटमेंट, अगर मान लो मैंने डिफॉल्ट किया है प्रेजेंटमेंट के अंदर तो कोई भी पार्टी लायबल होने वाली है क्या, नहीं सर नहीं होने वाली। मतलब मैंने मुकेश अंबानी को प्रेजेंट नहीं किया तो मुकेश, मैं ये नहीं बोल सकता मुकेश तुम्हारी गलती करके, अरे भैया उसकी क्या गलती। इसके अलावा इफ द ड्रॉई कैन नॉट आफ्टर रीजनेबल सर्च बी फाउंड, अगर ऐसा होता है कि मान लो
मैं मुकेश अंबानी को बहुत ढूंढ रहा हूं कि यार मैं उसको बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करा लेता हूं, एक्सेप्ट करा लेता हूं करके, पर मुक्कू नहीं मिल रहा मुझे, तो इस केस के अंदर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। ये कब के बारे में बात हो रही है? जब पहली बार मैं इंस्ट्रूमेंट को बना रहा हूं ना, जब 5,000 रुपए की पानीपुरी खा के गया मुकेश अंबानी और मैं उसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा हूं, ये उसके बारे में बात की जा रही है कि आप उसको रीजनेबल, ऐसा नहीं आपने 1 महीने पहले पानीपुरी खाया अब आपको लग रहा है कि अब मैं बिल बना लेता हूं, ऐसा नहीं। रीजनेबल टाइम 2-4 दिनों के अंदर आपने बिल बना के सामने वाले से एक्सेप्ट करा लेना है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। सर मान लो बिल में, यहां पर अगर बिल में ऐसा होता है, डायरेक्शंस दे के रखा है कि कोई पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर प्रेजेंट करना है, मुकेश अंबानी ने बोला भैया मैं सारे बिल को एक्सेप्ट मनाली में ही करता हूं, तुम मनाली में लेके आ जाना। अब क्या होता है, यहां पर मैं मनाली में गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया था, मैं ड्यू डेट के ऊपर मनाली गया, पर मुझे नहीं मिला यार वो प्रेजेंट करते वक्त, मतलब मैं उसको प्रेजेंट करने के जा रहा हूं पर वो मुझे मिल ही नहीं रहा मनाली में, बहुत ढूंढा मैंने उसको, तो इसे भी क्या माना जाएगा? डिसऑनर माना जाएगा। क्या माना जाएगा बोलो? डिसऑनर। और जहां पर एग्रीमेंट ही मेरा पहले मुकेश अंबानी के साथ हो गया था कि मैं पोस्ट ऑफिस से भी तुमको इंस्ट्रूमेंट भिजवा दूं ना, तो तुम उसको कंसिडर कर लेना कि मैंने तुमको प्रेजेंट किया। क्या किया बोलो? बोलो मैंने तुमको प्रेजेंट किया, तो उस केस के अंदर अपन लोग बोलेंगे उसे भी वैलिड प्रेजेंटेशन कहते हैं। सर प्रोमिसरी नोट फॉर साइट, ये भी आपने रीजनेबल टाइम में प्रेजेंट करना चाहिए और वो भी बिजनेस आवर्स में प्रेजेंट करना चाहिए। अब देखो ड्रॉ इज टाइम फॉर डिलिबरेशन, ध्यान देना यहां पर क्या पॉइंट है। सर जब मैं फर्स्ट टाइम बिल को बनाता हूं और मैं मुकेश अंबानी को देता हूं कि तुम इसको एक्सेप्ट करके मुझे दो, तो मुकेश अंबानी को 48 आवर्स मिलते हैं उस बिल को एक्सेप्ट करने के लिए। क्या कहा मैंने? बोलो मुकेश अंबानी को 48 आवर्स मिलते हैं उस बिल को एक्सेप्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? बोलो उस बिल को एक्सेप्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? बोलो उस बिल को एक्सेप्ट करने के लिए। समझे क्या आप बात को? है ना? यस। तो मैंने बेसिकली क्या कहा कि 48 आवर्स के अंदर मुकेश अंबानी को देखना पड़ेगा कि बिल को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, और वो भी एक्सक्लूसिव ऑफ पब्लिक हॉलीडेज। इसका मतलब होता है यहां पर कि पब्लिक हॉलीडेज को काउंट किया जाएगा क्या? नहीं सर, पब्लिक हॉलीडेज को काउंट यहां पर नहीं किया जाएगा। क्या कहा मैंने? बोलो पब्लिक हॉलीडेज को यहां पर काउंट नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या आपको बातें? है ना? यस। मतलब सर जैसे देखो मैंने फ्राइडे को प्रेजेंट किया, मैंने फ्राइडे को प्रेजेंट किया, सैटरडे को छुट्टी दी, संडे को पब्लिक हॉलीडे माना जाता है, तो 48 आवर्स कब तक होंगे? ट्यूसडे तक होंगे। कब तक होंगे बोलो बच्चों? ट्यूसडे तक होंगे। समझ में आया क्या बात है ना? यस। ओके अगला प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। सर जब बिल ऑफ एक्सचेंज चेक या बिल प्रोमिसरी नोट है, जब मैं इसको प्रेजेंट करता हूं पेमेंट टू द मेकर या एक्सेप्टर या ड्रॉई रिस्पेक्टिवली, तो इस केस के अंदर सर जो भी ऑन द बिहाफ ऑफ होल्डर आप उसको दे सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हो। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं यहां पर, अगर यहां पर डिफॉल्ट होता है प्रेजेंटमेंट के अंदर, तो मैं मुकेश अंबानी या सामने वाले पार्टी को लायबल नहीं ठहरा सकता। खैर ये वाला पॉइंट ऊपर भी अपन ने पढ़ लिया था। सर प्रेजेंट कब करना चाहिए? रात में 12 बजे चले जाओ सर, ऑब्वियस ही बात है। नहीं, आपने बैंकिंग आवर्स के अंदर प्रेजेंट करना चाहिए, जो नॉर्मल बिजनेस आवर्स होता है उसके अंदर ही बिल को आप प्रेजेंट करेंगे। समझे ना आप बात को? है ना सर? लेकिन अगर बिल ऑफ एक्सचेंज को स्पेसिफाइड पीरियड में जैसे बोल के रखा है यार कि आप जो है ना सुबह 12 बजे तक आपने एक्सेप्ट, मतलब मैं 9 से जैसे आपने देखना कोई कोई आप दुकान पर जाते हो तो वहां पर लिखा होता है कि हम ड्रेस को एक्सचेंज करा के देते हैं बस इस टाइमिंग पे, दोपहर में 2 से 5 के बीच में। वैसे ही आपने बोल के रखा है कि 2 से 5 में बिल को प्रेजेंट करना, तो तब प्रेजेंट करो यहां पर। समझा बात को? जब भी मैच्योरिटी होंगी तो उस पर्टिकुलर पीरियड में जो भी आपने डिसाइड करके रखा है, तब आपने क्या करना है बच्चों? तब आपने यहां पर प्रेजेंट करना है। क्या करना है बोलो? तब आपने यहां पर प्रेजेंट करना है। ठीक है अगला देखो यहां पर क्या, फिर फॉर पेमेंट ऑफ द प्रोमिसरी नोट पेबल इन इंस्टॉलमेंट। मुझे एक बात बताइए, जो पेमेंट है यहां पर, जो मतलब जो मैं यहां पर पेमेंट प्रेजेंट, देखो प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन थर्ड डे आफ्टर द डेट फिक्स फॉर द प्रेजेंटमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। क्या बोल के रखा है? आफ्टर द ईच इंस्टॉलमेंट। जस्ट अ सेकेंड होल्ड करना आप सारे लोग, है ना? कुछ बार बार घर वालों का फोन आ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट होगा, 1 मिनट। हाँ चलो, तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा आप लोगों के साथ कि सर
जब भी आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रॉमिसरी नोट अगर पेबल ऑन इंस्टॉलमेंट्स है, मतलब जैसे क्या मान लो 3 महीने के अंदर 5,000 रुपए पे कर करके ऐसे 5,000 रुपए पे होने वाले हैं, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, जो भी डेट फिक्स हुई है ना वहां से 3rd डे के अंदर, जैसे मैंने मान लो 1 सितंबर डेट को फिक्स किया, तो 1 सितंबर से 3 दिन क्या होगा, 2, 3, 4, तो 4 तारीख तक मुझे पैसा इंस्टॉलमेंट आ जाना चाहिए। और मान लो नहीं आया तो ऐसा माना जाएगा कि क्या हो गया, यहाँ पर पूरा के पूरा प्रॉमिसरी नोट यहाँ पर क्या हो गया, बोलो डिसऑनर हो गया। मतलब 3 दिन के अंदर प्रेजेंट करके मुझे पेमेंट आना चाहिए, और एक भी नॉन पेमेंट हुआ तो पूरा डिसऑनर माना जाएगा। ऐसा मतलब सिर्फ इंस्टॉलमेंट डिसऑनर नहीं हुई, पूरा प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर हो गया, ऐसा यहां पर कहते हैं। अब सर इंस्ट्रूमेंट अगर किसी प्लेस के ऊपर पेबल है तो आपको उसी प्लेस के ऊपर यहां पर देना पड़ेगा, किसी दूसरे, जैसे मनाली में बोला है तो मनाली में ही प्रेजेंट करना, कहीं और प्रेजेंट मत करना। वेयर नो एक्सक्लूसिव प्लेस इज स्पेसिफाइड, लेकिन कहीं पर अगर एक्सक्लूसिव प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है तो जो भी नॉर्मल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है ना, वो प्लेस ऑफ बिजनेस पर आप प्रेजेंट कर देना। पर सर प्लेस ऑफ बिजनेस मुझे नहीं पता है, तो ऐसे केस के अंदर वो यहां पर रेसिडेंस में कर देना, मतलब जो भी यूजुअल रेसिडेंस होता है वो कर देना। सर वो दोनों भी नहीं पता है तो जहां मिल जाए, क्या कहा मैंने, बोलो जहां सामने वाला व्यक्ति, जहां मुकेश अंबानी आपको चपड़ जाए वहां आप क्या कर देना, आप उसको प्रेजेंट कर देना। फिर देखो प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज ड्रॉवर। अब सर यहां पर ऑब्वियस सी बात है, चेक को मुझे प्रेजेंट करना पड़ेगा कहां पर, बैंक में, तो इसको प्रेजेंट किया जाता है बैंक में अपॉन, जहां पर क्या, अपॉन विच इट इज ड्रॉन बिफोर द रिलेशन बिटवीन ड्रॉवर एंड बैंकर हैज बीन अल्टर्ड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कि मुकेश अंबानी अपने अकाउंट को एसबीआई से हटा ले उससे पहले मैंने प्रेजेंट कर देना है। क्या कहा मैंने, बोलो उससे पहले मैंने प्रेजेंट कर देना है, उससे पहले मैंने प्रेजेंट कर देना है। ओके, प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज एनी अदर पर्सन। सर अगर इसको रीजनेबल टाइम में प्रेजेंट कर देना आफ्टर डिलीवरी, अननेसेसरी उसको एक्सपायर मत होने देना। फिर अगर मान लो प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है ऑन डिमांड, तो आप कोई भी रीजनेबल टाइम के अंदर डिमांड कर सकते हो क्या इंस्ट्रूमेंट की, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। ये छोटे छोटे पॉइंटर्स है जो आपको कुछ कुछ चीजें, ये 48 आवर्स वाला ध्यान रख लेना, और ये 3 डेज वाला, अभी तक तो इसके ऊपर सवाल पूछा नहीं है पर जरूर से पूछेंगे, मुझे पता है ना इंस्टीट्यूट को बजा मजा आता है, ये से छोटे से कोई कोपचे से पॉइंट से निकालेंगे और उससे दन्ने से सवाल पूछ लेंगे आपसे, उनको बड़ा मजा आता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो इसके ऊपर सवाल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आइए अब देखो, एक्सक्यूज फॉर द डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट। सर डिले इन प्रेजेंटमेंट या एक्सेप्टेंस और पेमेंट इज एक्सक्यूज अगर डिले होता है यहां पर सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टी। जैसे देखो मान लो आज से 1 महीने बाद चेक को प्रेजेंट, आज से 1 महीने बाद प्रॉमिसरी नोट को प्रेजेंट करना है फॉर पेमेंट, और 1 महीने बाद कोविड आ जाता है, तो मैं क्या करूंगा, अब यहां पर कोविड आ गया तो ड्यू डेट तो चलेगी सर कोविड में, तो उस केस के अंदर यहां पर एक्सक्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो बच्चों, एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब क्या है कि कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही कोविड खत्म होगा ना तो फिर आप यहां पर फिर प्रेजेंट कर पाएंगे क्या, बिल्कुल। मुकेश अंबानी नाटक कर सकते हो क्या, ओ मैं तो पैसे नहीं दूंगा क्योंकि तुमने ड्यू डेट पे प्रेजेंट नहीं किया, नहीं सर वो कुछ भी ऐसा नाटक नहीं कर सकता। क्या कहा मैंने, बोलो वो कुछ भी ऐसा नाटक नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखना। सर कुछ कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां पर आपको प्रेजेंट करने की भी जरूरत नहीं है। पहला, सर अगर मेकर ड्रॉइंग को आप प्रेजेंट करने गए, मान लो मैं मुकेश अंबानी के घर पर जा रहा हूं प्रेजेंट करने, मुकेश अंबानी बेटा ऊपर से पत्थर फेंक रहा है मेरे ऊपर, अब मुझे एक बात बताइए, अगर वो मुझे प्रिवेंट करना है प्रेजेंटेशन से, तो अब लॉ कहता है अब आपको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। आप गए थे ना प्रेजेंट करने, उसने पत्थरबाजी की ना, तो इसके अंदर गलती किसकी होंगी, इसके अंदर गलती मुक्कू की होंगी। किसकी गलती होंगी बोलो बच्चों, इसके अंदर गलती यहां पर मुक्कू की होंगी। ऐसा कौन कहता है, ऐसा यहां पर लॉ कहता है। कौन कहता है बोलो बच्चों, ऐसा यहां पर लॉ कहता है। अगला पॉइंट देखेंगे, सर अगर वो पेबल था प्लेस ऑफ बिजनेस के ऊपर और बिजनेस डे के अंदर वो प्लेस ऑफ बिजनेस क्लोज है, भैया मैं अक्खा मॉर्निंग में गया था मंडे मॉर्निंग को, और मंडे मॉर्निंग को भाई साहब ने क्या करके रखा है, धंधा बंद करके रखा है यहां पर, तो ये गलत बात है ना, तो मैं बोलूंगा अब मुझे प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। सर मुक्कू कश्मीर से है यार, यार तुम यार फालतू बवाल मत करो यार, है ना। चलो आओ अगला देखो, यहां पर पेबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस, ठीक है। पेबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस का मतलब क्या होता है, मान लो मुकेश अंबानी ने बोला मनाली आना करके, मैं मनाली गया पर मुकेश अंबानी मुझे मिला ही नहीं वहां पर, तो इस केस के अंदर मैं बोलूंगा प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। फिर देखो नॉट पेबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस बट लायबल, देखो मतलब सर क्या हुआ यहां पर कि कोई आपने प्लेस डिसाइड नहीं करी थी, पर मैंने बहुत ढूंढा मुक्कू को, बहुत ढूंढा, पर मुक्कू तो रियाना के मजे ले रहा बेटा, मतलब रियाना कॉन्सर्ट कर रही तो मुक्कू बढ़िया डांस कर रहा, तो ऐसे केस के अंदर मैं बोलूंगा मैंने बहुत ढूंढा पर मुक्कू नहीं मिला, तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग बोलेंगे कि अब मुझे प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, मुक्कू
मुक्कू ऑटोमेटिकली लायबल हो जाता है। ठीक है, अब देखो, लायबल पार्टी एंगेज टू पे नॉट विथ स्टैंडिंग नॉन प्रेजेंटमेंट। मैंने पहले ही मुक्कू को बोल दिया था मैं प्रेजेंट करूं या ना करूं, तुम्हें पेमेंट करना है, तो उस केस के अंदर सामने वाला व्यक्ति लायबल रहेगा। मुक्कू ने अगर मान लो पार्ट पेमेंट मुझे कर दिया तो मुक्कू फिर से लायबल है, मुझे बार बार प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है कि बचा हुआ पार्ट दे ले प्रेजेंट किया, बचा हुआ पार्ट दे ले प्रेजेंट किया, ऐसा नहीं। ठीक है, इसके अलावा लायबल पार्टी में वेव्स ऑफ हिज राइट टू टेक द एडवांटेज। मतलब क्या हुआ यहां पर, मुक्कू ने सामने से बोला कोई प्रेजेंट वेजेंट करने की जरूरत नहीं है, तथा तू मुझे कर, है ना, तो ऐसे केस के अंदर मैं बोलूंगा कि फिर प्रेजेंट करने की जरूरत यहां पर नहीं है। या ड्रॉवर को अगर कोई डैमेज वगैरह यहां पर नहीं होता है फ्रॉम वांट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट, मतलब मुक्कू नहीं बोल के रखा है कोई डैमेजेस वगैरह क्लेम वेम नहीं करेंगे अपन, तूने अगर प्रेजेंट भी नहीं किया ना तो भी मैं तुझे पैसा दूंगा, तू कुछ भी कर मैं तेरे को पैसा तो टाइम पे दे ही दूंगा, चिंता मत करो, है ना, मेरी क्रेडिटेबिलिटी बहुत है मार्केट में। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग बोलेंगे कि इन सारे केसेस में आपको प्रेजेंट करने की जरूरत होती है क्या, नहीं होती। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने अगर ये 4 पॉइंट भी पेल के आ गए ना भाई, मजा आ जाएगा, क्योंकि 4 मार्क के ऊपर का सवाल पूछती नहीं ऐसी है, तो ये 4 मार्क भी आपने लिख दिया भाई साहब, जहर कतई जहर हो जाएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। बाकी है ना याद रखने के लिए थोड़े डिफिकल्ट है, मैं समझता हूं इस बात को, पर पहले 4 पॉइंट काफी आसान है याद रखने के लिए, वो आपको याद हो भी जाएंगे और आप बढ़िया से यहाँ पर लिख भी पाओगे क्या, बिल्कुल बिल्कुल लिख भी पाओगे। समझ गए क्या बात को, ठीक है ना, बोलो ना बोलो ना बोलो ना, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं क्या, है ना, यस। अब देखो क्या अगला सुनना, यहां पर सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो, अभी मैं बात करूंगा रूल्स ऑफ कंपनसेशन के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा मैं, रूल्स ऑफ कंपनसेशन बारे में, ठीक है। सर ये रूल्स ऑफ कंपनसेशन क्या कहता है, व्हाट इज मेंट बाय रूल्स ऑफ कंपनसेशन, तो देखो इनका क्या कहना है, आईजी सर ड्यू डेट के ऊपर नागपुर से मुंबई जाते हैं, इसके लिए 5,000 रुपया लेने के लिए, किससे, मुकेश अंबानी से। और ये मुकेश अंबानी क्या करता है, उसको डिसऑनर कर देता है, नालायक डिसऑनर कर देता है उसको, ठीक है, यस, बोलता है नहीं दूंगा पैसे। अब आप सोच के देखो, मैंने बेटा मुंबई जाने के लिए 800 रुपए की ट्रेन की टिकट कटवाया था, फिर मुकेश अंबानी के घर पे जाने के लिए 120 रुपए का ऑटो लिया, मतलब 920 रुपए का मैंने खर्चा किया 5,000 रुपए लेने के लिए। तो आप सोच के देखो जरा, ऐसे सिचुएशन के अंदर मुक्कू भाई इसको मना कर दे तो भाई मेरा खर्चा तो एक समय ऐसा हो जाएगा, मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है, पैसे कमा रहे और खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो क्या आपको लगता नहीं ये बहुत बेकार सिचुएशन होंगी, यस। तो लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि अगर मान लो ऐसा हुआ कि मुकेश अंबानी चेक को डिसऑनर कर देता है ना, तो आप 5,000 भी क्लेम कर पाओगे, आपका ये जो 920 रुपए का खर्चा हुआ ना, आप इसको भी क्लेम कर पाओगे, क्या कर पाओगे, आप इसको भी क्लेम कर पाओगे। इसके साथ साथ अब आप सोच के देखो, कल चल के मैं मुकेश अंबानी के खिलाफ कोर्ट में जाता हूं, मैं कहता हूं देखो मुकेश अंबानी ने चेक को या बिल ऑफ एक्सचेंज को डिसऑनर किया, मुकेश अंबानी कहता है सर मैं क्यों डिसऑनर करूंगा, मैं तो रोकड़ा लेके खड़ा था, ये व्यक्ति आया ही नहीं, मतलब बहुत खोटाड़ा है मुक्को, है ना, जिसने झूठ बोल दिया तो लॉ तो मुझे बजाएगा, बोले क्या टाइम पास कर रहा है। तो मैं क्या करता हूं, इस ये जो फैक्ट ऑफ डिसऑनर है ना, मैं इस चीज को गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सामने है ना इसको प्रूव करवा देता हूं, है ना, और फिर गवर्नमेंट ऑफिसर होता है एक नोटरी करके, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, मैं उनके पास जाऊंगा और उसको बोलूंगा देखो ये मेरा बिल है जो मुकेश अंबानी ने डिसऑनर कर दिया है। फिर नोटरी वाले वहां पर जाएंगे, मुकेश अंबानी से पूछेंगे तुमने डिसऑनर किया है, और मुक्को हाँ बोलता है, तो नोटरी वाले इसके ऊपर प्रोटेस्ट एंड स्टैम्प कर देते, इसको क्या कर देते बोलो, प्रोटेस्ट, मतलब मुक्कू से पूछा कि उसने डिसऑनर किया क्या, और उस पर ठप्पा लगा देंगे कि हाँ मुक्कू ने क्या किया, हाँ मुक्कू ने यहां पर डिसऑनर किया करके। तो ये नोटरी वाले क्या फुकट में काम करेंगे क्या, नहीं सर, मान लो नोटरी वाले ने भी मुझसे 200 रुपए लिया, क्या मैं ये 200 रुपए भी क्लेम कर पाऊंगा क्या, हाँ सर 200 रुपए भी क्लेम कर पाऊंगा। तो पहला पॉइंट देखो क्या कहता है, ये कहता है कि जो होल्डर से है ना, जो होल्डर है ना वो एंटाइटल्ड है कि वो अमाउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ले सकता है, एक्सपेंसेस ले सकता है, और तीसरा क्या ले सकता है, नोटिंग प्रोटेस्टिंग के यहां पर चार्जेस ले सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल ले सकता है। साथ ही साथ मान लो अगर मुकेश अंबानी मुझे 2 महीने के बाद पेमेंट करने वाला है, तो जितने दिन बाद वो मुझे पेमेंट करेगा ना, उसके ऊपर मुझे 18% का ब्याज लगेगा। मतलब क्या बोला है यहां पर,
5,000 प्लस 900 प्लीज प्लस 200 यानी 1120 हुआ, यानी 6,120 रुपए प्लस 6,120 रुपए के ऊपर 18% का ब्याज अगर मान लो 2 महीने के बाद पे करने वाला है तो 2 डिवाइडेड बाय 12, मतलब इतना पैसा मुझे क्या मिलने वाला है बच्चों, इतना पैसा मुझे मुकेश अंबानी से मिलने वाला है। ठीक है, ओके। अब तीसरा देखो, वेयर द पर्सन चार्ज और सच एंडोर्सर रिसाइड इन डिफरेंट प्लेसेस, है ना, या इंस्ट्रूमेंट पेबल है एट डिफरेंट प्लेसेस, तो एंडोर्सर यहां पर क्या कर सकता है, करंट एक्सचेंज रेट का डिफरेंस भी चार्ज कर सकता है। जैसे मान लो मेरे को क्या हुआ था, मैंने जो प्रोमिसरी नोट है ना मुकेश अंबानी का, वो मैंने मार्क जुकरबर्ग को दे दिया था। अब मार्क जुकरबर्ग मुकेश अंबानी से क्लेम कर रहा है और मुकेश अंबानी ने पैसा नहीं दिया, और इसी केस में क्या हो गया, मान लो यहां पर जो डॉलर है ना वो डिप्रिशिएट कर गया। मतलब पहले यहां पर क्या हो रहा था, पहले ज्यादा डॉलर बन रहे थे किसके, पहले ज्यादा डॉलर बन रहे थे मार्क जुकरबर्ग के, और अब कम डॉलर उसके बनने वाले हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर ये जो एक्सचेंज, मतलब ये जो डिफरेंस आया एक्सचेंज का, वो भी क्लेम कर सकता है कौन, मार्क जुकरबर्ग। मान लो पहले उसके $100 बन रहे थे, अब उसके $80 बन रहे हैं, तो वो बोलेगा नहीं मुझे $20 एक्स्ट्रा चाहिए। समझे क्या बात को, ऐसा एक्सचेंज डिफरेंस, क्या कहा मैंने, बोलो, ऐसा एक्सचेंज डिफरेंस यहां पर क्लेम किया जा सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। समझ में आया क्या आपको बातें, है ना। अब देखो यहां पर क्या, फोर्थ पॉइंट देखिए यहां पर क्या, अब द पार्टी एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन, जो भी पार्टी एंटाइटल्ड होती है कंपनसेशन के लिए, वो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं क्या करूंगा, 1120 प्लस 18% का जो ब्याज है उसको मिला के जो टोटल अमाउंट आया ना, वो टोटल अमाउंट का एक नया बिल ड्रॉ कर दूं, किसके ऊपर, मुखिया के ऊपर, और मुखिया उसको क्या कर दे, एक्सेप्ट कर दे। समझे क्या, तो सारे नोटिंग प्रोटेस्टिंग के चार्जेस, मेरे चार्जेस, इंटरेस्ट के चार्जेस, सब कुछ मिला के प्लस 5,000 रुपए पूरे अमाउंट का एक नया बिल बना के मैं मुक्कू को थमा दूं कि 2 महीने बाद तुझे इतना अमाउंट पे करना है, और 2 महीने बाद अगर मुक्कू उसको भी डिसऑनर करे तो मैं मुक्कू के ऊपर फिर से यहां पर चालू हो जाऊं क्या, केस वेस करना। हाँ सर आप यहां पर चालू हो सकते हो। समझ में आया क्या, अरे बोलते नहीं आप लोग, कुछ तो बोलो जल्दी से मुझे, क्या आपको बातें समझ में आ रही है क्या, फटाफट फटाफट जल्दी से बताएंगे मेरे को, है ना। यस सर, क्या सभी लोगों को ये बातें क्लियर क्लियर, बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या सभी लोगों को ये जो बातें हैं ये क्लियर क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर क्लियर सर, ठीक है। यस, तो ये होता है यहाँ पर क्या, ये होता है आपका पूरा पूरा यहाँ पर क्या कंप्लीट होता है, बोलो जल्दी से, पूरा पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपका कवर हो जाता है। ठीक है, ओके।